हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो होगा मशीन इनपुट के टॉप लॉजिक होते हैं जो आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप प्लस नहीं बाय कर सकते हैं तो फ्री क्लासेस भी अब आप फ्री में देख सकते हैं यूजिंग द कोड शिवा। तो ध्यान रखिएगा, शिवा इज माय कोड। इस कोड को आप अप्लाई करते हैं जब भी आप फ्री क्लास को देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर्स द इंफॉर्मेशन। और सेकंड थिंग गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी प्लस पे जितनी भी मेरी सभी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं और अनअकैडमी प्लस में मेरे सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस के एस्पायरेंट हो। आगे बात करते हैं मेरी डेली फ्री क्लास का। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं होता है बट दे वांट टू स्टडी। तो क्या कर सकते हैं आप? अपनी स्पीड के लिए, आप अपनी एक्यूरेसी के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेली 3 बजे या 3 PM पे आप मुझे ज्वाइन करिए अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास के अंदर। दिस इज फ्री क्लास फॉर ऑल। अगर आपसे वहां पे किसी तरह का कोई कोड पूछा जाता है तो कोड में आप डाल देंगे हमेशा शिवा। मेरी क्लास हो या किसी भी टीचर की क्लास हो, आप इस यूजिंग द कोड शिवा से आप वो सभी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक बार फिर से कई सारे नए बैचेस आ चुके हैं 19 जनवरी से। तो देखिए इन बैचेस में कौन कौन से बैचेस हैं। तो सबसे पहला बैच यहाँ पे एक्सेलरेटर बैच है गाइस। ये जो बैच है एसबीआई पीओ 2022 को फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर मैं यहां पर हूं, साथ में आशीष सर निमिषा मैम है। तो सारे की सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे जो कि आपको एसबीआई पीओ 2022 के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में एक्सेलरेटर बैच आपके पास यहां आ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे आपके पास कई सारे बैच है। मेरा जो सेकंड बैच यहां पे आपको मिलेगा दैट इज द गुरुकुल बैच। यस, गुरुकुल बैच के अंदर भी गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे जितने भी मेंस की समय क्लासेस चल रही हैं सभी मेंस की क्लासेस को आप इस गुरुकुल बैच में देख सकते हैं। सो देखिए ये सारे के सारे बैचेस हैं, साथ में टेस्ट सीरीज है। और अब मैं आपको बताता हूं एक और बढ़िया स्पेशल फीचर, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर इन अनअकैडमी वेबसाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब अनअकैडमी की वेबसाइट पे आस्क अ डाउट फीचर आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक साथ 3 डाउट आप पूछ सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रोसीजर है, बता देता हूं। जब भी आप कोई फ्री क्लासेस देख रहे हो मेरी या किसी भी टीचर की और आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाए तो कोड में आप शिवा डाल दें, है ना। वही अंत है, वही इकाई है जिसके दिल में बसा शिवाय है। राइट, तो ये कोड है अपना, इसको याद रखेंगे। मुझे लगता है कि अब याद रहेगा आपको। और 3 PM हमेशा अपनी फ्री क्लास होती है। इसके बाद ये डे 1 का सॉल्यूशन लिंक है और डे 2 में आज करा ही रहा हूं। जब भी किसी को मेरी पीडीएफ हाथ में लग जाए तो समझ लेना कि चलो अब तो बहुत ही बढ़िया है ना। सब लोग आ गए हैं? सब लोग आ चुके हैं क्या? ओके ओके, ग्रेट, गुड टू सी। काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं। मैं भी शेयर कर देता हूं। चलो सब प्लीज मेंस के लिए भी। हाँ हाँ भाई, मैं जरूर स्टार्ट कर दूंगा मेंस के लिए। पहले मेरे को लगना चाहिए ना कि आप लोगों में जील है, थोड़ी सी आपकी कंटिन्यूटी तो बनाओ। मेंस की स्टार्ट कर दूंगा। 4 बच्चा मेंस में देख रहा होगा, क्या फायदा, मेरी एनर्जी जाएगी आपको और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि एक एफर्ट जब तक सही जगह नहीं लगेगा ना, मजा नहीं है। हमेशा याद रखो, आई नो दैट कि यू गाइस आर विलिंग टू लर्न, ठीक है, बट आप समझो एफर्ट एक सही जगह लगना चाहिए। तो वो एफर्ट के लिए पहले पहले आपके अंदर वो एनर्जी दिखनी चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट कर रहा हूं। ये अपना पहला पजल है, दिस इज द डे 2 और पजल नंबर 1, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो 3 मिनट है आपके पास में और 3 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, रेडी है ना? चलो ठीक है, डन। सॉल्व करो पहला पजल आपके सामने। अरे गुड टू सी एलोरा। हाँ जी, अमेजिंग ट्रिक भाई विशाल जरूर मिलेगी। फोकस प्लीज।
अरे वाह एलोरा, गजब। डन। अमित, मनीषा, विशाल, अभी तुम देखना मेरा एक्सप्लेनेशन, तुम्हें समझ आएगी। सुषमा, मालू, लक्ष्मी, खत्म, शाबाश। चलिए देखिए, अब आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि सर दिस पजल वाज नॉट फॉर 3 मिनट। ये पजल 3 मिनट का नहीं है जो आपको लग रहा है, लेकिन सोचिए इसी तरह के पजल में ना बहुत सारे एस्पायरेंट ना 3 मिनट लगा देते एग्जाम के अंदर, कुछ तो मोर देन 3 मिनट लगा देते। देखो समझो जरा, यहाँ पे इसने हमसे क्या बोला, अब इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे विशाल है, वो कह रहा था मैं तो बिगिनर हूं, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच, जरा सीखिएगा, मैं समझा रहा हूं। इसने हमसे क्या बोला, 8 पर्सन है, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप फ्लोर नंबर 8 है। तो आओ जरा, तो 8 7 6 5 4 3 2 और 8, ठीक है। अब समझिएगा, केवल पर्सन वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्लरिकल का लेवल भी कह सकते हो और पीओ का लेवल भी कह सकते हो, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं पड़ता यार, पीओ का भी कुछ पता नहीं पड़ता, क्लरिकल का भी कुछ पता नहीं पड़ता कि कौन सा लेवल वो कहां डाल देते हैं, है ना। सब कुछ कट ऑफ पे समझ में आता है फिर हमको बाद में। इतना पढ़ने के बाद यहां से आपके कि एक बंदा एक फ्लोर पे रहता है, अब सीधे नीचे आओ, है ना, और चीट कोड अप्लाई करो। मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूं और मेरी हर क्लास के अंदर बोलता हूं कि चीट कोड लगाओ यार, चीट कोड लगाओ। चीट कोड क्या होता है, चीट कोड होता है कि लास्ट की 3 लाइन से स्टार्ट करो। हर एजुकेटर, हर टीचर आपको ऊपर से सिखाएगा, ऊपर से सॉल्व करो, ऊपर सॉल्व करो, जो कनेक्ट होती है वो लिखो, जो कनेक्ट होती है नहीं लिखो, ये कॉमन बात है। अपन स्टार्ट नीचे से करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, पॉसिबिलिटी कम करेंगे। कैसे, देखो हमसे क्या बोला कि 3 पर्सन है एस और बी के बीच में, एस और बी के बीच में 3 पर्सन है, राइट। फिर कह रहा है कि 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड बी एंड 3 पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड ओ, जी और ओ के बीच में भी 3 पर्सन है, राइट। फिर हमसे कह रहा है सच दैट जी लिव अबव ओ, ओ के ऊपर जी आएगा। फिर कह रहा है ओ डज नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ओ ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, यानी ओ को 1 पे नहीं रख सकते। इतना हमने लिखा, इतना हमने लिखा, पिक्चर हमें इतनी समझ में आई। अब आगे देखो, एस और बी से कनेक्टेड वेरिएबल में यहां पे कोई इंफॉर्मेशन है, तो यहां दिख रही है कि एस लिव अबव फ्लोर नंबर 3, एस अबव 3 है। अब सोचो जरा, अगर अबव 3 है तो एस यहां पे, अगर एस यहां रखूंगा 1 2 3 बी ऊपर ला सकता हूं और 1 2 3 बी नहीं ला सकता। लेकिन अगर एस यहां पे आया तो 1 2 3 बी नीचे आएगा, फिर ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर एस 4 पे आया तो बी ऊपर है, अगर एस 5 पे आया तो बी नीचे है। ये क्लियर है। एस लिख दो यहां पे 4 पे और बी को लिख दो यहां पे, एस को लिख दो यहां पे और बी को लिख दो यहां पे। कोई फर्क पड़ा? बी और एस के बीच में 3 है, अपना खत्म हो गया, ये फिनिश हो चुका है ना, क्योंकि एस आएगा 3 से ऊपर, यानी 4 5 में से कहीं भी आ सकता है। फिर आप 6 पे भी ले लो, 7 पे भी ले लो, 8 पे भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। फिर यहां पे भी ले लो, यहां पे भी ले लो और यहां पे भी ले लो, लेकिन ज्यादा कंडीशन भी नहीं लेनी ना, है ना। तो अपन बहुत सारी कंडीशन अपने पास जिसे पढ़ना है। आगे देखो, हमसे कह रहा है कि 3 पर्सन लिविंग बिटवीन एच टी। अब एच टी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, एच और टी के बीच में 3 लोग हैं, लिखा। फिर हमसे कह रहा है 2 पर्सन लिविंग बिटवीन टीएल, कनेक्टेड है, टीएल के बीच में 2 लोग हैं, ये कनेक्टेड हो गया, टी टी कॉमन आ गया ना, कनेक्ट हो जाएगा। सच दैट टी लिव अबव एल, एल के ऊपर कौन आएगा? टी आएगा। अब एल के ऊपर टी आएगा तो 1 2 एल यहां पे आएगा, एल के ऊपर टी, कनेक्ट हो गया। सोचो एच टी के बीच में 3 है,
अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस हिसाब से लू तो दोनों यहां और यहां दोनों ही केस मेरे गलत हैं, क्योंकि एच टॉप पे और एल बॉटम पे। और ये भी यहां पे देखो तो ना तो ये टॉप पे आ गया और वो बॉटम पे आ गया, मतलब इस हिसाब से दोनों ही गलत हो गए। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, एच और टी के बीच में 3 है ना, हो सकता है कि एच नीचे आ जाए। भाई टी और एच के बीच में 3 है ना, तो एच को यहां रख दूं, एल एच को पड़ोसी बना दूं, पर अभी नहीं करेंगे, अभी हम बाकी कंडीशन पढ़ेंगे। 3 पर्सन लिविंग बिटवीन एल एंड एफ, एल एफ के बीच में भी 3 है, एल और एफ के बीच में भी 3 है ना। एंड 2 पर्सन जो है लिविंग बिटवीन एफ एस, एफ एस के बीच में 2 हैं, एस आपको पता लग रहा है। अब एस एफ के बीच में 2 हैं तो 2 कंडीशन बन रही है। सर एस यहां पे 1 टू एफ यहां भी आ सकता है, 1 टू एफ यहां भी आ सकता है ना। थिंक अगर 1 टू एफ यहां पे लिखा तो एफ और एल के बीच में 1 2 3 एल यहां लिखोगे, एल यहां लिखोगे तो एल के ऊपर 2 छोड़ के टी आना चाहिए। ये वाली कंडीशन आपकी मैच नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन नहीं मैच करेगी, मतलब आपका ये गलत हो जाएगा, राइट, ये गलत हो गया। अब एसएफ के तो बीच में 2 रखना ही है हमें, ऑलरेडी इसने कहा है कि 2 बंदे हैं एसएफ के बीच में। तो फिर यहां पे क्या करेंगे हम यहां सोचेंगे सर 1 टू एफ को यहां लिख दें, लेकिन एफ को यहां लिख देंगे तो फिर सोचो एल के ऊपर टी और एफ एल के बीच में 3, तो 1 2 3 एल 1 2 और देन यहां पे टी, क्योंकि एफ एल के बीच में 3 है, एल के ऊपर 2 छोड़ के टी है, और टी और एच के बीच में 3 है, तो 1 2 3 एच यहां लिखोगे। अब बचा क्या, ओ। अब यहां और यहां बचा, तो सोचो एस एफ के बीच में 2 लिखना था, लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जी ओ के बीच में 3। अब एक कंडीशन ये और एक कंडीशन यहां, अगर जी यहां लिखोगे 1 2 3 ओ यहां लिखोगे आप। अब क्या गलत हो रहा है, सोचो क्या गलत हो रहा है। यहां पे कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि सर कुछ तो गलत हो रहा होगा, है ना। सब कुछ तो ठीक है, एल के ऊपर टी आ रहा है, एस एफ के बीच में 2 आ रहा है ना। यहां आओ, यहां पे देखो एस यहां पे आ रहा है, अगर एस यहां पे आ रहा है तो एस एफ के बीच में फिर से 2 लगाओगे, है ना। तो सोचो किधर आएगा, 1 2 एफ लेके जाओगे यहां पे, एफ यहां लेके जाओगे तो 1 2 3 एल लेके आओगे यहां पे, एल लेके आओगे तो एल से 2 छोड़ के टी, 1 2 टी यहां लेके आओगे, टी यहां लेके आओगे तो एच टी के बीच में 3 है, 1 2 3 एच यहां लेके आओगे, एच यहां लेके आओगे तो जी ओ के बीच में 3 है, अगर जी यहां लेके आओगे 1 2 3 ओ यहां पे और जी यहां पे। अब ऐसा कर लो, अब ऐसा कर लोगे तो इसमें क्या गलत आ रहा है, एल के ऊपर टी, एस एफ के बीच में 2, एस एफ के बीच में 2, एच टी के बीच में 3, एच और टी के बीच में 3, 1 2 3 टी। अब देखो कंडीशन यहां पे है, एस और बी के बीच में 3, एस और बी के बीच में 3 है, ओ ग्राउंड पे नहीं है। अब सोचो अब यहां पे कंडीशन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें लिखा हुआ है जी लिव अबव ओ, ये देखो इसमें देखो ये लग रहा है एरो, ये जहां छुप गया था ये देखो, ओ के ऊपर जी आएगा, अगर यहां पे ओ आ रहा है तो ये गलत, यहां पे ओ आ रहा है तो ये भी गलत। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशन को एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं ना। भाई ऐसा कर सकते हैं क्या सर अपन, देखो यहां पे इसको ऐसा कर दें, जस्ट ए मिनट, इसको ऐसा कर दें कि सर चेंज कर लेते जरा सा, बस चेंज क्या करना है, यहां पे जी लिख देता हूं और यहां पे ओ लिख देता हूं, ऐसा कर लूं, ओ के ऊपर जी आना है, ओ के ऊपर जी आ गया। लेकिन अगर यहां पे ओ लिखूंगा तो सर कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां तो ओ आएगा ही नहीं, देखो यहां पे ओ नहीं आएगा ना, और ओ के ऊपर फिर आप यहां पे जी लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ये तो आपका पूरा गलत हो गया और ये आपका सही हो गया, दैट्स इट। क्लियर है, और इस केस में पूरा की पूरा करेक्ट हो रहा है, सारी कंडीशन सेट हो रही है। यहां बच्चा थोड़ा सा उलझ गया एग्जाम में, कोई कंडीशन नहीं देख पाया या कोई कंडीशन स्किप हो गई, छूट गई, कोई गंदी सी राइटिंग में समझ में नहीं आया, वहीं पे खेल खत्म, वहीं पे क्वेश्चन में उलझ जाएगा, फिर वो अपन को उलझना नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला पजल है, चेक करो सब बच्चे, सबका सही है, एवरीबॉडी चेक नाउ, सबका सेम आ रहा है, ओके, यस यस यस, गुड टू सी। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट पजल नंबर 2, स्टार्ट करते हैं, दूसरा पजल लेते हैं। सेकंड जो पजल है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पर बेस्ड है एंड 9 पीपल है, क्या है, ट्राइंगल पर बेस्ड है और 9 लोग हैं, अपन को इसको सॉल्व करना है। चलो आते हैं, एंड बिल्कुल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और चलिए सॉल्व करिए। मैं एक बार अपना स्पेक्ट लेके आता हूं,
ठीक है गाइस, थोड़ा स्लो बताऊंगा आपकी बात, डू नॉट वरी। थोड़ा स्लो बताएंगे, नो वरी। नीतू संतोष का हो गया, मालू का हो गया है। चलिए देखो, 3 मिनट एक बार फिर से हुए हैं और कुछ बच्चों का हुआ है ये क्वेश्चन, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। चलो जरा समझते हैं। एक ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर एक क्वेश्चन है और आपको इसमें ट्राइंगल दे दिया गया है। अगर अपन यहां पे लेते हैं, चलो ये ट्राइंगल है अपने पास। हमसे क्या बोला गया कि 9 पीपल आर सीटेड अराउंड अ ट्राइंगुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सच दैट 1 पर्सन वॉज सीटेड ऑन ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर पर है ना, फेसिंग इनवर्ड है, अंदर होगा, अंदर होगा एंड अंदर होगा, ठीक है। 1 पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, ऐसा कह रहा है। एंड 2 पीपल वर सीटेड ऑन एज, और एज पर 2 लोग हैं, यानी कि यहां पे ऐसे मान लो ये 2 लोग हैं, है ना, ये 2 लोग हैं, एज पर 2 लोग हैं, ठीक है। हो गया ये। तो अपन को टोटल कितने लोग मिल गए? 2 4 6 और 3 9, अपन को 9 लोग मिल गए। अब आगे देखो, अब इतना कह दिया, इतना तो हमारे को केवल डिटेल दी गई है इस क्वेश्चन की। अब हमें क्या करना है? अब हमें कंडीशंस लेनी है और कंडीशंस को प्लेस करना है। पर कहां से करेंगे? अपना चीट कोड अप्लाई करेंगे। चीट कोड हमसे क्या कहता है कि 3 पीपल वर सीटेड बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं, वी और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं। अब सोचो, वी डब्ल्यू के बीच में 3 लोग का मतलब क्या है? इधर रख दूंगा तो 3 ऊपर 3 नीचे, है ना, इधर। लेकिन यहां पे देखो 4 हो जाएंगे, यहां 3 हो जाएंगे। पर वी डब्ल्यू ऐसा हो तो सकता है, लेकिन कंडीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि बंदे 9 हैं। वी डब्ल्यू ये और ये हो सकता है 1 2 3, और वी डब्ल्यू ये भी हो सकते हैं, वी डब्ल्यू इस तरीके से ये भी हो सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी पोजीशंस फॉर वी एंड डब्ल्यू। हमें कनेक्टिंग चीजें देखनी है। आगे देखो, Q is seated at one of the corner। अब Q कॉर्नर पे है। Q कहां पे है? कॉर्नर पे। ये हमें कह रहा है कॉर्नर पे। चलिए ये हमने ले लिया Q कॉर्नर पे। तो 3 कोने में से एक कॉर्नर हमारा किसका होगा? Q का फिक्स है। चलो छोड़ दो, अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, अभी हम कनेक्ट करेंगे। T is seated second to the left of W। W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T, यानी अगर मान लो एक तरफ V लिख दे, एक तरफ W लिख दे, तो W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T, या W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T, तो T कॉर्नर पे आ जाएगा और T कॉर्नर पे नहीं भी आएगा। तो कंडीशन जैसे इसने बोला कि Q कॉर्नर पे है, हो सकता है T को लेकर के हो कि T कॉर्नर पे नहीं आएगा या आएगा, दोनों चीजें हो सकती है ना। देखते हैं। फिर कह रहा है X इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? X आएगा। प्लेस नहीं कर रहे अभी, हम कनेक्ट करेंगे बाद में। ये हो गया। U इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ P। U इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ P, यानी P के राइट में सेकंड नंबर पे U आएगा और हु यहां पे लगा है। तो ये जो हु टर्म है ना, ये हमेशा इसके पास वाले के लिए होता है, यानी P के लिए है कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। P T का पड़ोसी होगा। चलो, तो P के राइट में सेकंड नंबर पे U है,
और P और T क्या है, नेबर है, ये नेबर है, ठीक है। तो IMM इमीडिएट, ये टर्म हमने लिखा। V इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में V है, R के इमीडिएट राइट में कौन है, V है। तो V इज सीटेड टू द इमीडिएट ऑफ R, हु, अगेन हु किसके लिए आ रहा है, R के लिए आ रहा है, कि R वाज सीटेड एट द कॉर्नर, R के लिए कॉर्नर का जिक्र है, ठीक है। तो R के V इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, इमीडिएट राइट ऑफ R V है और R कॉर्नर पे है। अब कॉर्नर पे ये बंदा है, कॉर्नर पे ये भी है और कॉर्नर पे ये भी है, दो कॉर्नर हमें मिल गए, दो कॉर्नर हमें मिल गए। आगे देखो, V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X और Q। अब V X और Q का पड़ोसी नहीं है, तो V और X नहीं हो सकते, V और Q भी नहीं हो सकते, यानी ये पास पास में नहीं होंगे, ये हमसे कह रहा है। इतना समझ में आ गया? अब समझिएगा जरा, ये तो अपना पूरा क्वेश्चन अपन ने एक बार देख लिया। अगर आप ये पूरी इंफॉर्मेशन को 1 मिनट में या 1 से कम मिनट में नोट डाउन कर लेते हो तो आप आराम से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या 2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जरा यहां पे आओ, कनेक्टिंग वेरिएबल क्या है, V से W प्लेस करो, R के इमीडिएट में V ले लो, ठीक है, और इसके लेने से इसे कॉर्नर पे रखो। R को इंपॉर्टेंट क्या, कॉर्नर पे लेकर आओ कहीं से भी। अगर हम R को कॉर्नर पे ले आते हैं, कोई भी कॉर्नर प्लेस कर सकते हो आप, ये याद रखना, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। V के R के इमीडिएट राइट में V, अगर R है तो R के इमीडिएट में V आ गया, V आ गया, तो V और W के बीच में 3 है और W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T है। अब सुनना मेरी बात, याद रखना, अगर ये V है 1 2 3 W ये हो सकता है, 1 2 3 W ये हो सकता है, लेकिन W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आना है, W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T। अब सोचो 1 2 3 यहां नहीं, यहां पे, ठीक है, 1 2 3 W और W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T इधर ब्लॉक हो जाएगा, और 1 2 3 W और W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T इधर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सा वाला ले, कौन सा वाला ले। अब आप सोचिए, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे पास कॉर्नर कितने हैं, 3, कितनों का जिक्र है, 2 का, किस किस का है, एक R का है, एक R का है और दूसरा Q का है। R का मुझे पता है, अगर मैं W को इस जगह पे रखता हूं तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने कॉर्नर ब्लॉक कर दिया ताकि मेरे को Q कंफर्म हो जाए कि भाई Q यहीं पे आएगा अगर T वहां पे आता है तो। समझ में आ रही है? इसको कहते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी को अप्लाई करना। क्या कहते हैं? मिनिमम पॉसिबिलिटी को अप्लाई करना। फिर बोल रहा हूं, सुनना, हमने बोला कि R के इमीडिएट में V आएगा और R कॉर्नर पे आएगा। सबसे पहले हमने ये 2 प्लेस किया, इसको रख के ये रखा, फिर V और W के बीच में 3 आएंगे तो 1 2 3। W यही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि W के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आ जाएगा। मेरे पास कॉर्नर की जिक्र 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला यहां पे है, अगर Q यहां रख दूं तो T वहां रख के मैं कॉर्नर ब्लॉक कर सकता हूं। पहली चीज, इसका मतलब क्या है, मेरे सारे कॉर्नर ब्लॉक हैं। अब यहां पे चीज दूसरी क्या है, W यहां पे होके T यहां हो सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले कॉर्नर ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि उसके होने से मेरा Q कंफर्म हो जाएगा कि यहीं आ रहा है, पर ये गलत भी हो सकता है। आप याद रखना, मिनिमम पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक को रख करके मेरे काफी रास्ते क्लियर करना, राइट। पर जरूरी नहीं है मिनिमम पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज करेक्ट इन एवरी केस। ये जरूरी नहीं है, कोई हेंस प्रूफ फंडा नहीं है कि भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स इज रॉन्ग। पर हाँ, आप इसको लेकर के आगे मूव ऑन कर सकते हो, या यू कैन फ्रेम इट अनदर डायग्राम। आप एक दूसरा डायग्राम बना सकते हो, दैट विल हेल्प यू कि भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी वर्क और नॉट, है ना। अभी हमने ये किया। अब सोचो, अब हमारा ये कनेक्ट होने के बाद हमसे क्या बोला, पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू, पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू, इधर नहीं इधर नहीं, पी से यू ये नहीं, पी से यू ये नहीं, पी से यू ये हो सकता है। अगर मैंने पी यहां रखा तो पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू ये, यानी वी के इमीडिएट पे पी रख सकता हूं। क्लियर है? और तो कोई बन ही नहीं रहा, पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू। जैसे ही मैंने यू रखा, मेरा पी टी का पड़ोसी होगा और ये मेरा देखो पी टी का पड़ोसी हो गया। कनेक्ट हुआ? तो कनेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे टी रखा तो पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू रखने से मेरा ये इससे पड़ोसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पॉइंट समझ में आ गया? ये देखो, ये फिनिश, ये फिनिश। एस के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स आएगा, एस के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स आएगा, ये भी फिनिश। वी एक्स और वी क्यू पड़ोसी नहीं है, तो देखो वी यहां पे ना एक्स का पड़ोसी है ना क्यू का पड़ोसी है, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया गाइस? समझ में आया? जब एक प्लेस किया, दूसरा प्लेस किया तो तीसरा उससे कनेक्ट हो गया, और देखो पीटी का पड़ोसी हो गया। ये ऐसे काम करता है।
दैट्स कॉल्ड कि हाउ मिनिमम पॉसिबिलिटी विल वर्क इन पजल। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप बहुत सारे केसेस में 1.5 से 2 मिनट के अंदर पजल खत्म कर दोगे, बहुत सारे केसेस में। क्योंकि कुछ ही केसेस में गलत होगी ना, तो आपको पता तो है ही कि यार मैं तो वैसे ही लेके चल रहा हूं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि 100% पॉसिबिलिटी है, मतलब 100% करेक्ट है, ये तो लेके चल नहीं रहे। मिनिमम का मतलब है मिनिमम केस को पहले उठा करके ले चलो। क्लियर है? समझ में आया सबको? केवीएस या एवीएस जो उस समय कह रहा था थोड़ा स्लो बताओ, मैंने काफी स्लो बताया भाई इस बार, है ना? चलो सर सेकंड कंडीशन को देख लो एक बार। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखनी है, अभी देख लेते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है ना? चलो इसी को रफ कर देता हूं मैं, है ना? चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपने रखा आर वी 1 2 3 1 2 3 डब्ल्यू से टी। ठीक है, पी के राइट में 1 2 यू आएगा तो वो हो नहीं पाएगा, तो पी को यहां ले लो। पी के राइट, अब सोचो क्यू आपका कॉर्नर पे आना है तुम्हारा। जैसे ही ये डब्ल्यू कॉर्नर पे आया, 1 2 3 डब्ल्यू कॉर्नर पे आया, अब आपको क्यू कॉर्नर पे लाना है। ये ऑलरेडी कॉर्नर पे हो गया, तो क्यू आपका यहीं पे कंफर्म हो गया। क्यू कंफर्म हो गया। पी के राइट में सेकंड नंबर पे इस कंडीशन को कहां रखोगे? पी से यू ये नहीं, पी से यू ये नहीं, पी से यू ये भी नहीं, कहीं आ ही नहीं पाएगा। फिर यहां लेके आओगे, लेकिन फिर पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू रख करके पीटी का पड़ोसी कर लोगे। ये आ गया पी के राइट में सेकंड नंबर पे यू, पीटी का पड़ोसी। अब ये देखो एस के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स कहां है? एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। हो गई? फंस गए आप? एस के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स आने से फंस गए। अब सोचो एक यहां रखोगे, एक यहां रखोगे, तो इमीडिएट कैसे होएगा? फिर ये गलत हो जाएगा। डन है? क्लियर? चलो, सो नाउ वी आर ऑन पजल नंबर 3। सब लोग रेडी हैं? थैंक यू। तैयार? चलो नेक्स्ट पजल। और एक थोड़ा लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर लो, भाई आ जाओ क्लास के अंदर, अभी ही वक्त है सीखने का। नाउ द नेक्स्ट पजल इज हियर। 3 मिनट। सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या हुआ?
मिस्टर के, प्रिया, शिवाजीत का नहीं हुआ, बस 2 ही बच्चों का हुआ है। चलो देखिए, अभी यहां पे देखो कई सारे बच्चों का हुआ ही नहीं है ये क्वेश्चन। लाइक अगर देखो प्रिया है, मिस्टर के है, और सौम्या है, अमित है, मनीषा है, एंड संतोष है, इनका ही डन है। 6 बच्चों का डन है। सोचो, इसका मतलब है क्वेश्चन में दम है, मानते हो? चलो देखिए, यहां पे एक रो है। हाँ जी, अब एक रो है, टेढ़ी खिंच गई, कोई बात नहीं है। 7 बंदे हैं, एक रो में बैठे हैं, कुछ की फेसिंग नॉर्थ है, कुछ की फेसिंग साउथ है ना? कुछ की फेसिंग नॉर्थ है, कुछ की साउथ है, हमें पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि अब नीचे आओ। सबसे पहले अपना चीट कोड लगाते हैं ना अपन, और कहां पे आएंगे? नीचे की 2-3 लाइनों पे आएंगे। एन इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, यानी एन आर पड़ोसी होंगे। नेक्स्ट का मतलब तो ये होता है। एन इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर एंड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, और ये अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एन और आर की जब आप फेसिंग देखोगे तो एक आएगा नॉर्थ की तरफ, दूसरा आएगा साउथ की तरफ, क्योंकि एन पास में तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर कह रहा है द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन इज फेसिंग नॉर्थ। एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा है वो नॉर्थ फेसिंग है, उसकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि इसकी फेसिंग नॉर्थ है। हमसे कह रहा है W इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे W, A के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे W, ओके, एंड WA आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इनके फेसिंग क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, यानी इनका भी वही केस है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक की नॉर्थ, दूसरे की साउथ, है ना? फिर कह रहा है द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ R आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। आर के लेफ्ट में जितने बंदे हैं सबकी फेसिंग सेम है। आर के लेफ्ट में जितने बंदे हैं सबकी फेसिंग क्या है? सेम डायरेक्शन है। अब कितने बंदे हैं आर के लेफ्ट में हमें नहीं पता। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में ए है। आर के इमीडिएट राइट में कौन है? ए आता है। तो A is sitting to the immediate of A and A is sitting to the immediate right of G. A is sitting to the immediate of G और G के immediate right में कौन है? A है। अब कनेक्शन तो आपको मिल ही रहा होगा। देखो ये दोनों कनेक्शन हो रहे हैं ना। R के immediate right में भी A आएगा और G के immediate right में भी A आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि R की फेसिंग क्या होगी, G की फेसिंग क्या होगी, राइट? पर ये कंफर्म है ए मिड में आएगा जी और आर के, ये बात समझ में आ रही है? ए मिड में आएगा जी एंड आर के, ये बात समझ में आ रही है? तो इसको तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि भाई दोनों के इमीडिएट राइट में ए आना है। मींस एक की फेसिंग नॉर्थ और एक की फेसिंग साउथ। समझो 1 2 3। सुनिएगा, अगर ए यहां लिखा, जी यहां लिखा और आर यहां लिखा, सुनना मेरी बात, ए यहां लिखा, आर यहां लिखा और जी यहां लिखा, आर के इमीडिएट राइट में ए कैसे आएगा? आर के इमीडिएट राइट में ए आ गया, आ गया, और आर के इमीडिएट राइट में ए आ गया, आ गया ना? जी के इमीडिएट राइट में ए कैसे आएगा? जी के इमीडिएट राइट में ए आ गया और जी के इमीडिएट राइट में ए आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये आएगा मिड में। अब पॉइंट क्या है ये समझो। इस दोनों को प्लेस करने के बाद एन आर पड़ोसी और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर एन और आर पड़ोसी हैं, एन और आर पड़ोसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, फेसिंग नॉर्थ होगी। एन और आर पड़ोसी हैं और फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन है तो ये होगा। कंडीशन समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने केवल इसको प्लेस किया है और इसको प्लेस करने के बाद मैंने इसको प्लेस किया है अभी तक, और बाकी कुछ कंडीशन तो मैंने ली नहीं है। जैसे एस इज नेबरिंग ऑफ एन एच, एस नेबर है एन का और एच का, ये हमसे कह रहा है ना, ये नेबर है एस और एच का, एन मतलब एस नेबर है एन और एच का। अगर एन यहां पे आ रहा है तो एस नेबर होगा, यानी एस ले लो और देन एच ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? एस इज द नेबर ऑफ एन एच, तो अगर एन यहां पे है तो एस और एच यही होंगे, है ना? अब दूसरी बात देखो, अब इसने हमसे एक बात कही थी ये वाली
कि आर के लेफ्ट में जितने भी बंदे होंगे सबकी डायरेक्शन सेम होगी। आर के लेफ्ट में सबकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। बंदे कितने हैं अपने पास में? 7। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहां आर के लेफ्ट में एन है तो यहां पे रखो एस और यहां पे रखो एच, ठीक है। और आर के लेफ्ट में जितने बंदे सबकी सेम होगी, तो ये भी साउथ होगा और ये भाई साहब भी साउथ होगा। होगा कि नहीं होगा? इतना समझ में आ रहा है? इसको रखने के बाद, इसको रखने के बाद, इसको रखने के बाद और इसको कनेक्ट करने के बाद, ये चारों इंफॉर्मेशन मैंने आपस में कनेक्ट करी है, कनेक्ट कर दी। एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा है उसकी फेसिंग नॉर्थ। एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा है उसकी फेसिंग नॉर्थ। एन के लेफ्ट में जो बंदा है उसकी फेसिंग नॉर्थ। एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे जो बंदा है उसकी फेसिंग नॉर्थ। ये भी डन है अपना। अब ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे डब्ल्यू और इससे अपोजिट डायरेक्शन। ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो यहीं आएगा ए के लेफ्ट में। और क्या कह रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ है तो साउथ होगा। अपोजिट डायरेक्शन हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब कह रहा है ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे डब्ल्यू। क्या आ रहा है ए के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे डब्ल्यू? नहीं आ रहा। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ था? कम ऑन गाइस, 2 केस बन रहे हैं, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। क्लू पॉइंट आपको दिया जा रहा है, उसको कनेक्टिंग पॉइंट आपको दिया जा रहा है और बस इसे कनेक्ट करना है। और आपको पता लग रहा है कि ये केस गलत हो रहा है और ऊपर वाला केस सही हो रहा है। और देखो आपके 7 बंदे आ गए, 3 और 3 6 और 1 7। मुझे बताओ कहां गलती थी, कहां दिक्कत थी? 3 मिनट का ये क्वेश्चन नहीं था। अगर आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखते हो तो अगले 1 मिनट में पूरा कनेक्ट कर सकते हो। छोड़ो 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लो, 90 सेकंड में, 2.5 मिनट में भी आप पजल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तीसरा पजल था, पर थोड़ा कंटिन्यू रहो और कंसिस्टेंट रहो। कुछ बच्चे अपने ऐसे होते हैं ना कि वो तुरंत स्किप करके भागने के मूड में होता है, यार ये नहीं हो रहा, अपन से टफ पजल पढ़ाते हैं, ये टफ पजल है, चलो यार कुछ और काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है ना एग्जाम में। कहां भागोगे यार, कहां भागोगे? ये सीन है, एग्जाम में तो टिकना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। चलो चौथा पजल करते हैं अपन, ठीक है? डन, आगे बढ़ते हैं। किसी को चेक करवाना है ये? किसी को चेक करवाना है? ये चेक कर लो आराम से, कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ओके, तो पजल नंबर 4 करते हैं। सब लोग तैयार हैं? और सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है दोस्त आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट। सबके पास 3 मिनट है करने के लिए। कम ऑन,
अमित का हो गया। सौम्या, दो सौम्या है, दोनों ने एक साथ डन किया है। चलिए 3 मिनट पूरे। अब हम इस पजल को करते हैं, ठीक है? तो सब लोग तैयार हैं? सुनो, हमसे देखो, ये तो इंफॉर्मेशन से स्टार्ट है, सीधे ही इंफॉर्मेशन से स्टार्ट किया है, मतलब इससे पहले की डिटेल हम पीछे पढ़ लेते हैं। यहां से स्टार्ट है अगली स्लाइड में, यानी ये डिटेल यहां पढ़ लेते हैं। 8 नेबरिंग है, नेबर्स हैं, ये है RSTU एंड VWXY। डिफरेंट प्रोफेशन इनका, आर्किटेक्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर एंड IPS, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हेल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ये निकल रहे हैं अलग अलग सिटीज से, लाइक रांची, चंडीगढ़, बेंगलुरु, वारंगल, इंदौर, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब आ गया हो तो RSTU VWXY, आओ जरा यहां पे देखिए। ये पर्सन, ये मतलब अगर हम बात करते हैं तो पर्सन है, नेम है, और देन उनके प्रोफेशन है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 2 8। क्या क्या अपने पास? RSTU VWXY, RSTU VWX और Y देख लिया हमने, इतना ठीक है। आओ सीधे लास्ट की 3 इंफॉर्मेशन पे पहले आते हैं, 3 या 4 पे। द प्रोफेसर इज फ्रॉम चेन्नई, जो प्रोफेसर है वो चेन्नई का है। प्रोफेसर इज फ्रॉम चेन्नई, ठीक है? आगे देखो, V और R इज अ प्रोफेसर, नीदर V नॉर R, यानी V और R प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर लिख के क्रॉस, V और R प्रोफेसर लिख के क्रॉस, मतलब चेन्नई भी इधर नहीं आएगा। फिर कह रहा है ये हो गया, नीदर W नॉर U इज द IPS ऑफिसर, W और U IPS नहीं है, U IPS नहीं है, एंड W इज नॉट IPS, ये भी IPS नहीं है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा है हमारे पास, है ना? फिर है W इज नॉट द आर्किटेक्ट, W के लिए आर्किटेक्ट भी मना है कि भाई ये आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, चलो ये आर्किटेक्ट भी नहीं है। ऊपर आ जाओ, जो बंदा कोलकाता से निकल रहा है वो आर्किटेक्ट है ना? तो आर्किटेक्ट फ्रॉम कोलकाता, आर्किटेक्ट फ्रॉम कोलकाता। इसके बाद देखो S जो कि डॉक्टर है, S हु इज अ डॉक्टर लिख दो, S जो कि डॉक्टर है, S हु इज अ डॉक्टर इज फ्रॉम वारंगल, ये वारंगल से है, ठीक है? तो S डॉक्टर है, वारंगल से, सीधे सीधे लिखना है। टीचर बिलोंग टू इंदौर, टीचर इंदौर से है, टीचर और इंदौर, इंदौर से है। फिर कह रहा है X हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़, X यहां पे है और X चंडीगढ़ से है, ठीक है? तो X हु बिलोंग टू चंडीगढ़ इज अ बैंकर, ये बैंकर है, ये बैंकर है। T हु इज अ इंजीनियर, T जो कि इंजीनियर है, इंजीनियर है। बिलोंग्स टू नीदर चेन्नई नॉर मुंबई, चेन्नई और मुंबई नहीं आएगा, चेन्नई तो वैसे भी नहीं आता और मुंबई भी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि चेन्नई वाला बंदा ऑलरेडी प्रोफेसर के लिए सेट है ना? अब आगे देखो, थैंक यू। नीदर यू नॉर वी इज एन आर्किटेक्ट नॉर अ टीचर, यू और वी आर्किटेक्ट और टीचर नहीं है। देखो यू और वी आर्किटेक्ट भी नहीं है एंड टीचर भी नहीं है। टीचर सेट किया है क्या मैंने? नहीं किया, टीचर भी नहीं है। यू और वी आर्किटेक्ट नहीं है एंड टीचर भी नहीं है, ठीक है? अब आगे देखो, वाई एक स्पोर्ट्स पर्सन है एंड हेल्प फ्रॉम रांची, वाई स्पोर्ट्स पर्सन है। आओ तो यहां पे स्पोर्ट्स पर्सन है,
एंड हेल्प फ्रॉम रांची, ये रांची से आएगा, ठीक है। फिर जो भी पर्सन निकल रहा है मुंबई से इज एन आईपीएस ऑफिसर, मुंबई वाला आईपीएस ऑफिसर है, मुंबई वाला आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। और इसके बाद खत्म है डेटा, उसके बाद सारा डेटा खत्म है ना। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है संतोष। अब सुनो जरा, प्रोफेसर यहां नहीं है, प्रोफेसर तो यहां पे देखो प्रोफेसर हो सकता है, यहां प्रोफेसर नहीं है और यहां प्रोफेसर, इसका मतलब है प्रोफेसर इज फ्रॉम चेन्नई, प्रोफेसर इज फ्रॉम चेन्नई, ठीक है। तो प्रोफेसर को लेकर ही केवल यही इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि प्रोफेसर यहां नहीं है, ये मेरा डन है, ये मेरा डन है, ये दो क्रॉस है, ये आईपीएस और ये नहीं है, ये भी मेरा डन है और ये भी मेरा डन है, ठीक है। वारंगल यहां पे हो गया है, ओहो ये गलत लिख दिया ना, बैंकर और स्पोर्ट्स पर्सन उधर आएगा, चंडीगढ़ और रांची इधर आएगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, बैंकर उधर चंडीगढ़ इधर, बैंकर इधर, क्योंकि नाम में फिर दिक्कत होगी मुझे बार बार देखने में, चंडीगढ़ इधर और रांची उधर और स्पोर्ट्स पर्सन इधर, रांची इधर और स्पोर्ट्स पर्सन इधर, ठीक है। अब देखिए, अब सोचो जरा कि हमारे पास प्रोफेसर छोड़ते हैं, सबसे पहले हम प्रोफेसर छोड़ते हैं, हम ऐसा देखते हैं जो सबसे ज्यादा क्रॉस है, जैसे आर्किटेक्ट यहां क्रॉस है, आर्किटेक्ट यहां क्रॉस है, आर्किटेक्ट यहां क्रॉस है, 3 जगह आर्किटेक्ट क्रॉस है, 4 जगह ऑलरेडी मेरी भर चुकी है, यानी कि आर्किटेक्ट को टॉप पे लेके जाऊंगा, राइट। भाई आर्किटेक्ट यहां नहीं है, आर्किटेक्ट यहां नहीं है, आर्किटेक्ट यहां नहीं है, तीनों जगह आर्किटेक्ट नहीं है, ये देखो तीनों जगह नहीं है ना, 2 और 2 4 जगह मैं ऑलरेडी भर चुका हूं, मतलब आर्किटेक्ट टॉप पे आएगा, पहली चीज तो आर्किटेक्ट को आपने रखा टॉप पे, इसका मतलब है प्रोफेसर जो है ना वो ऑटोमेटिकली सेट होने वाला है, प्रोफेसर ऑटोमेटिकली विल सेट, ठीक है। ये हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। अब हम आर्किटेक्ट को कर दिया तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब हमारे पास बचे कितने, 1 2 3, अब ये 3 हमारे बचे, इन तीनों में क्या क्या क्रॉस है, आईपीएस और आईपीएस, ये आईपीएस नहीं है और ये आईपीएस नहीं है, इट मींस ये आईपीएस होगा, इसको आप आईपीएस रख दो, ये आईपीएस आ जाएगा, तो वी आपका क्या हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा, क्लियर है, वी आपका आईपीएस क्लियर हो, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, ये आईपीएस खत्म और ये आईपीएस खत्म, ये आर्किटेक्ट खत्म और ये आर्किटेक्ट खत्म, अब ये टीचर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये टीचर में रख दो, ये आ गया टीचर, ठीक है, ये आपका टीचर फिनिश हो गया। तो टीचर फिनिश हो गया तो बचा एक प्रोफेशन और वो यहां चला जाएगा, जो कि क्या होगा, प्रोफेसर होगा, क्योंकि वही बचा हुआ है, तो आपका प्रोफेसर यहां पे खत्म हो गया। संतोष समझ में आ गया कि आइदर क्यों नहीं है, तुमने जो आइदर रखा है वो आइदर नहीं आएगा, इज दैट क्लियर। अब सोचो प्रोफेसर चेन्नई है तो प्रोफेसर यहां पे, तो चेन्नई आ जाएगा, चेन्नई आ गया, ठीक है। आर्किटेक्ट कोलकाता है, आर्किटेक्ट कोलकाता आ गया, ये आर्किटेक्ट कोलकाता आ गया। अब टीचर इंदौर है तो टीचर इंदौर है, तो ये इंदौर आ गया। आईपीएस मुंबई है तो ये मुंबई आ गया, ये मुंबई आ गया। अब आपके पास एक शहर बच रहा है और उस एक शहर को आपको यहां पे लिखना है, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। अब एक शहर कौन सा बच रहा है, जरा शहर देख लो, तो रांची है, चंडीगढ़ है, बेंगलुरु है, वारंगल है, रांची है, चंडीगढ़ है, बेंगलुरु है, वारंगल, बेंगलुरु बच रहा है, ये लो बेंगलुरु, ये हो गया सॉल्व। आई बात समझ में। अब इसका इससे बढ़िया और क्या होगा, कितना धीरे धीरे कर रहे हैं, कितना आराम से कर रहे हैं, हर एक चीज को समझ के कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज कहां पे आनी है, कैसे आनी है, और बस प्लेस करते जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, अपना हर पजल भी सॉल्व हो रहा है। क्या बोलते हो, समझ में आया। कितनी पजल हो गई है, 4 पजल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड 4 पजल, और अभी तक हमारे पास देखो 7-8 मिनट बची हुई है, मतलब हम अपने सही पेस पे चल रहे हैं। 1 घंटे में 4 पजल कर रहे हैं आराम से, क्या दिक्कत है यार, टाइम मिल रहा है आपको, नहीं है तो फिर समझ रहे हो, हर चीज समझ रहे हो, सीख रहे हो कैसे प्लेस करना है, ये देख रहे हो, एंड दिस इज कंप्लीटली बेसिक, ये पूरा बेसिक है, कंप्लीट ये पूरा बेसिक है। हाई लेवल के क्वेश्चन आपने डे 1 में देखे थे सर, प्री में 35 में से 35 आ सकते हैं, शायद आप मेरे को फॉलो नहीं करते हैं, वरना IBPS PO प्री का रिजल्ट आया था ना, तो इसी चैनल के कम्युनिटी पे मैंने 35 में से 35 का क्या डाला था, स्कोर कार्ड डाला था, एक बच्चे का, चंदन नाम है उसका, चेक करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगेगा ना कि भाई हो सकता है। तो चलो पजल नंबर 5 करोगे, होमवर्क दे दूं आपको मैं, 5वां पजल ट्राई करोगे, आप बताओ कि यस सर आई विल ट्राई, मैं सॉल्व करूंगा इस पजल को, आप मुझे दीजिए होमवर्क। अब तो मैं ये पजल 5वें नंबर का आपको देता हूं, आप दिमाग लगाओ, पर आपको एक ही शर्त पे मिलेगा, एक ही शर्त पे मिलेगा कि आपको सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा,
सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपका सॉल्यूशन क्या आया। बोलो, करोगे? तब तो दूं मैं कि सर 5 पजल दे दो, आप सोचो समझो। मैं भी राइट आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, मेरा भी वादा कि मैं राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। बाकी आप अपना वादा पूरा करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम में नहीं चाहिए हमको चाहिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले दिनों में जब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ढूंढे तो आपके सॉल्यूशन को देखें कि इतने बच्चों ने सही किया या इतने बच्चों ने गलत किया, ठीक है। वादा है। वैसे पूरा करते तो हो नहीं आप लोग वादा अपना, पर फिर भी मैं इस बार बिलीव कर लेता हूं कि आप लोग वादा पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो ढंग से। हाँ हाँ बिल्कुल योगेश, बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? ये जिसके पास भी ये पीडीएफ पहुंचे उनको पता लग जाएगा कि भैया दोनों क्लासेस के लिंक सचिन सर ने दे रखे हैं पीडीएफ में ही, ताकि किसी को पीडीएफ, एक भी पीडीएफ मिलेगी ना, वो वहां पहुंच जाएगा। टाइम यही है। चलो, ये अपने सारे के सारे क्या हैं, कह सकता हूं कि मैं सारे के सारे अपने लिंक हैं। डे 1 का ये लिंक है, डे 2 का ये लिंक है, डे 3 का ये लिंक है, यानी आज तीसरी क्लास का लिंक भी यहीं पे है, इस पीडीएफ में है। तो जब पीडीएफ आप तक आएगी तो क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ साथ में भी हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करें। रेडी फॉर सेट 1? रेडी एवरीबॉडी? यार गाइस, लाइक सारे करके चले गए क्या? कम ऑन, सब मतलब लेट होते हैं हमेशा, मतलब या तो वो वीआईपी है ना, या फिर अपन कम वीआईपी, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो सेट 1 आपका वेट कर रहा है, अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज द पजल नंबर 1। इस पजल में ना एक चीज आपको सीखने को मिलेगी आज। इस जब पजल को करोगे ना, तो इस पजल को करके आपको एक सीख मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर पहले आप लोग ट्राई करो, फिर बताऊंगा। चलो, तो इस पजल के लिए ये डे 3 है, याद रखिएगा, इट्स अ डे 3। और 3 मिनट दे देते, 3 मिनट। चलो ट्राई करो फटाफट सभी लोग। सभी लोग ट्राई कर लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट में कट हो रहा है, लास्ट में कट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब कट नहीं होगा, लोड मत लो।
ठीक है, अभी तो कुछ नहीं कट हो रहा होगा, अभी सब सेट है। अभी तो सब सेट है ना, सब दिख रहा है आप मेरे को? है ना, समझ ही नहीं आ रहा है सर? चलो समझिएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। इसने क्या कहा समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होंगे और इसे करने के बाद ना आपको एक अप्रोच समझ में आएगा क्वेश्चन का। इसने कहा कि टोटल 7 बुक्स हैं जो कि इस ट्रैक में रखी गई है एक दूसरे के ऊपर, 7 रैक के अंदर, जिसको नाम दिया गया 1 से लेके 7 तक, और इनको नाम दिया बॉटम से लेके टॉप रेस्पेक्टिवली। समझिएगा सभी बच्चे, अपन अगर यहां पे रैक बनाते हैं, ये रैक बना लिया अपन ने, तो ये अपन ने 7 रैक बनाई, ठीक है, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये रैक हो गई है। और यहां पे इन बुक्स को रखना है, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो इधर बना लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब आ गया हो, अब हमसे कह रहा है द लेटर्स विद द विच द नेम्स ऑफ द बुक्स स्टार्ट, यानी किसी लेटर से, जिस लेटर से बुक का नेम स्टार्ट हो रहा है, आर कंसीडर्ड, उन्हें कंसीडर किया जा रहा है, अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब उन्हें बॉटम से टॉप पे अरेंज करेंगे, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे अरेंज होगा, अल्फाबेट ऑर्डर में, बात समझ में आ रही है? अल्फाबेट ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज होगा ये, ओके, तो ये अल्फाबेट का ऑर्डर में होगा, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में। यानी कि आपको क्या करना है, यू नीड टू गेट द अल्फाबेट्स, आपको अल्फाबेट निकालना है इस पजल में से, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, अल्फाबेट निकालना है, आगे देखो, आगे देखो, नो टू बुक्स हैव द नेम दैट स्टार्ट विद द कॉन्जिक्यूटिव लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब ये कह रहा है कोई भी 2 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट की जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर होते हैं ना, वो नहीं है, कह रहा है ना, नो टू बुक्स हैव नेम्स दैट स्टार्ट कॉन्जिक्यूटिव लेटर, कोई 2 नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास ए और बी नाम से कोई बुक नहीं हो सकती, एम एन नाम से कोई बुक नहीं हो सकती, एस टी के नाम से 2 अलग अलग बुक्स नहीं हो सकती। यानी बुक्स पता है कैसे होंगी, कोई ए होगी, कोई डी होगी, कोई एन होगी, कोई के होगी, है ना, कोई जी होगी, इस तरीके से होगी, सब अलग अलग होंगी, ऐसे बोल रहा है ये, ओके, तभी तो इसका एक ऑर्डर बन पाएगा, पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। आगे आओ, देयर इज वन बुक, अब देयर इज वन बुक से अपनी इंफॉर्मेशन वहां से स्टार्ट है, यहां तक समझ में आ गई? अब आगे समझिएगा, तो देयर इज वन बुक इन बिटवीन द बुक विद द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम एज डी एंड एल। अब ये कह रहा है कि किसी बुक का पहला नेम अगर डी है उससे स्टार्ट होने वाली और एल के बीच में एक बुक है, अब डी कंफर्म है कि नीचे की तरफ ही कहीं होगी, क्योंकि ये चौथा अल्फाबेट है, चौथा अल्फाबेट है कि नहीं है? मतलब आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, बता रहा हूं मैं, आगे सुनते जाओ। देयर आर 7 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, there are 7 letters in this alphabetical series in between the first letter of the name of the book
that are kept on rack number 3 and 6. अब ये कह रहा है कि जो रैक नंबर 3 है, ये जो रैक नंबर 3 है और ये जो रैक नंबर 6 है ना, इसके बीच में 7 लेटर वाले कोई 2 लेटर होंगे, यानी जिसके बीच में 7 लेटर आ रहे होंगे। बात समझ में आ गई है? ये बात क्लियर है? तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से 7 लेटर आएंगे, राइट? तो हमें ये देखना है कि 3rd रैक और 6th रैक, इनके बीच में जो भी लेटर यहां पे आएगा, जो भी लेटर आएगा और यहां पे जो भी लेटर आएगा, उसके बीच में 6 लेटर आने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट में। बात समझ में आ रही है? यानी जिसमें भी यहां पे जो भी लेटर आएगा, यहां जो भी लेटर आएगा और जो भी लेटर होंगे उसके इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, उसके बीच में 6 लेटर होने चाहिए। ठीक है? ओके। देयर इज ओनली 1 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द बुक दैट आर केप्ट ऑन रैक नंबर 4 and 5. अब क्या कह रहा है? देयर इज ओनली 1 लेटर, है ना, रैक नंबर 4 एंड रैक नंबर 5। जो भी आपका रैक नंबर 4 है और जो भी आपका रैक नंबर 5 है, उसके बीच में केवल एक लेटर होना चाहिए, और वो भी कहां होना चाहिए? इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। ठीक है? तो 4th और 5th में जो भी आएगा उसके बीच में एक लेटर आएगा, एक लेटर आना चाहिए, राइट? की अगर मैं बात करूं, जैसे ए लिखा एक तरफ सी लिखा, तो बी आ गया, है ना, बी आ गया, तो एक लेटर आना चाहिए, पर वो बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक लेटर होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे ए और सी है, तो ए और सी के बीच में क्या आता है? बी आता है, एक ही लेटर होता है ना। तो ये उस कंडीशन को बता रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, पर एक लेटर होना चाहिए किस किस के बीच में? 4 और 5 के बीच में, यानी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। आगे देखो, देयर आर ओनली 2 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इन बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द बुक दैट आर केप्ट ऑन रैक नंबर 1 एंड रैक नंबर 2। अब ये कह रहा है कि रैक नंबर 1 एंड रैक नंबर 2 में जो भी आप लेटर रखोगे, ठीक है, उसके बीच में 2 अल्फाबेट होने चाहिए। रैक नंबर 1 एंड रैक नंबर 2, ये जो है ये रैक नंबर 1 है और ये रैक नंबर 2 है, इसके बीच में 2 लेटर आने चाहिए, 2 लेटर आने चाहिए, और वो भी कौन से आएंगे? इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के। क्या टर्म यूज कर रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के। इसका मतलब है ये लेटर कहीं ना कहीं सीरीज वाले होंगे, सीरीज वाले लेटर होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, सीरीज के अंदर होने चाहिए। और जैसे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में 2 लेटर होते हैं ना, वैसे यहां 2 लेटर होने चाहिए। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां पे मान लो ओ है, तो यहां पे पी और क्यू छोड़ दो, पी और क्यू, देन यहां पे आर है। तो ऐसा हो सकता है कि रैक नंबर 1 या रैक नंबर 2 पे ओ या आर आ रहा हो, तो यहां पे 2 लेटर आ गए ना, पी और क्यू। तो वैसे एग्जांपल है। ठीक है? बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको लेना है 1 और 2 पे। ये यहां तक क्लियर हो गया? अब आ गया, नेम ऑफ द बुक इन रैक नंबर 1 डज नॉट स्टार्ट विद द लेटर ए। अब ये कह रहा है कि रैक 1 जिसमें जो बुक रखी हुई है वो ए से स्टार्ट नहीं होगी, यानी दिस विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए, ये ए से स्टार्ट नहीं होगा। चलो, हमने ये भी लिख लिया, आगे देखो, देयर आर 5 लेटर in the English alphabet series in between the first letter of the name of the book that are kept on, पीछे देखता हूं, तो यहां पे देखता हूं, there are 5 letter, 5 लेटर है in the English alphabet series, English alphabet series में between the first letter of the name of the book that are kept on 4 and 7। अब ये कह रहा है कि जो रैक नंबर 4 है ना, और जो रैक नंबर 7 है, तो 4 और 7 के बीच में क्या आएंगे? 5 लेटर आने चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के। ठीक है? तो 4, रैक नंबर 4 एंड रैक नंबर 7, रैक नंबर 4 में और रैक नंबर 7 में 5 लेटर यहां पे बीच में होने चाहिए, इन दोनों के बीच में 5 लेटर होने चाहिए। अब मैं क्लू बताऊं, क्लू क्या है इस क्वेश्चन का? बोलो भाई, यस सर, क्लू बताओ। यार इतना बढ़िया क्वेश्चन सिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं, बहुत बहुत अलग क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ये बोलता ना कि ये 7 नेम है, ये 7 फ्लोर है, 1 से लेके 7 तक प्लेस कर दो, अब तक आप 2 बार कर चुके होते, मैं गारंटी से कह रहा हूं 2 बार कर चुके होते। बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझो। इस पूरे में ना केवल ये हिंट दी हुई है लेटर की, दी हुई है कि नहीं दी हुई है ये बताओ पहले तो। 2 ही लेटर दिए हुए हैं और बाकी सब उसके बीच के गैप बता रहे हैं, और आपको ये पता है कि अल्फाबेट ऑर्डर में बॉटम से टॉप पे आएगा, तो आपको ये भी पता है कि डीओ लेयर में सबसे पहले तो यही प्लेस कर दे। मतलब जो हिंट दिया हुआ है उसको सीधा प्लेस कर दो। जैसे
एक डी और एक एल प्लेस किया हमने। सुनते जाना आइडिया कैसे कैप्चर होता है। हमने प्लेस किया, ठीक है। रैक नंबर 1 एंड रैक नंबर 2 के बीच में 2 लेटर होने हैं। तो रैक नंबर 1 में अगर डी आया और रैक नंबर 2 के अंदर 2 लेटर होंगे, तो डी के बाद ई और एफ छोड़ दो। क्या छोड़ दो? ई और एफ। तो जैसे ही आपने ई और एफ को छोड़ दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? जी। तो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में रैक 1 एंड रैक 2 के बीच में जो लेटर होंगे इनके बीच में, उसमें 2 लेटर आने चाहिए। तो ई एफ छोड़ दिया, डी के बाद ई एफ और देन जी आ गया। और जी आ गया तो एल मैच कर गया, क्योंकि जी के बाद ही एल आता है ना? पिक्चर समझ में आ रही है? अब आगे आओ, इधर आओ। अब इस तरह से क्या बोला? 4 और 5, हमें 4 का नहीं पता, हमें 5 का नहीं पता, ठीक है। तो हमें 4 और 7, हमें 4 7 का भी नहीं पता। हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हम थर्ड रैक पे आएंगे। थर्ड रैक का लेटर और सिक्स रैक का जो लेटर है, अब इस इंफॉर्मेशन को उठाओ। थर्ड रैक का लेटर क्या है हमारा? एल। और सिक्स रैक का जो भी लेटर होगा वो डेफिनेटली एल से बड़ा होगा, तो उसके बीच में 6 लेटर आएंगे। तो एल के बाद छोड़ दो, एम एन ओ पी क्यू आर। भाई बात समझ में आ गई? यानी कि थर्ड रैक का जो लेटर है वो और सिक्स रैक का जो लेटर है वो, उसके बीच में 6 लेटर होने चाहिए। तो अगर यहां पे एल है तो यहां पे आर के बाद यहां पे एस रख दो। तो थर्ड रैक का जो लेटर है एल, यानी जो बुक यहां पे है, और सिक्स जो है रैक का जो लेटर है एस, या इसके और इसके बीच में 6 लेटर आएंगे या नहीं आएंगे? एम एन ओ पी क्यू आर आएंगे ना। और देखो एल के बाद ही ऊपर की तरफ एस आएगा, यानी इसको प्लेस करो। प्लेस किया हमने, इससे हमें 6 मिला, और 6 मिला तो कनेक्शन अब किससे आएगा? ये भी फिनिश हुआ, ये फिनिश हुआ। तो 4 और 5, अब देखो 4 और 5 जो आएंगे वो इसके बीच में आएंगे। और 4 और 7, अब 4 5 और 4 7 को कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करेंगे? कि 4 और 5 के बीच में केवल एक लेटर आना चाहिए, और ताकि मेरा ये 4 जो है वो सीधे 7 से कनेक्ट हो जाए। 7 और 4 का कनेक्शन आना चाहिए, और एस के बाद वाला लेटर आएगा यहां पे, ठीक है। जरा देखते हैं, है ना। और हमसे ये और कह रहा है कि 4 और 7 के बीच में ऐसा लेटर प्लेस करना कि 5 का गैप आ जाए, यानी 7वें में वो लेटर आएगा, यहां पे वो लेटर आएगा कि इसके और चौथे वाले के बीच में 5 लेटर आने चाहिए। अब सोचो जरा, मैं टी रखता हूं, टी रखा, ठीक है। तो यहां मुझे क्या रखना पड़ेगा? एन रखना पड़ेगा ना। ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस। तो यहां पे इसके और इसके बीच में 5 लेटर आ गए। सोचिएगा जरा, अगर मैंने यहां पे टी रखा, अगर मैंने यहां पे टी रखा और यहां पे मैंने एन रखा, तो एन और टी के बीच में 5 लेटर आ गए, है ना। 14 5 19, तो यहां पे 5 का तो सेट हो गया। और यहां आओ, 4 और 5 के बीच में 1 का गैप आना चाहिए। तो एन के बाद ओ छोड़ दूंगा और देन पी यहां पे लेना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे पी लिखना पड़ेगा। पी लिख लिया, तो एन के बाद ओ छोड़ के मैंने पी लिख दिया, ठीक है। ये भी आ गया। अब अगर ये आ गया तो क्या ये टी एस पी एन एल जी और ये कनेक्ट हो रहा है? सोचो कनेक्ट हो रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, समझो जरा। तो यहां पे हम अगर इस बात को समझे, थर्ड रैक और सिक्स्थ रैक, थर्ड रैक पे एल है, 6 लेटर आने चाहिए। तो एल के बाद हमने छोड़ दिया, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, आर छोड़ दिया हमने, सीधे सीधे क्या लिख दिया? एस लिख दिया, है ना। लेकिन अब सोचो थर्ड पे एल लिख दिया, उसके बाद अब कनेक्शन सोचिए जरा, मैच कर रहा है? अब आप सोचेंगे सर ये एस टी कैसे होगा? एस टी कैसे होगा? सही बात कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे हो। तो छोड़ो इसको जरा, इसका मतलब ये यहां पे कनेक्ट नहीं होगा। एस टी तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। अब अगर एस टी कॉन्जिक्यूटिव हो गया तो ऊपर एस टी तो नहीं आएगा, फिर क्या रखो? टी के बाद यू रखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो मैं यहां भी चेंज करता हूं, है ना। एन के बाद मैं यहां पे ओ लिखता हूं, ओ के बाद यहां पे पी और देन क्यू लिखता हूं। क्यू लिख दिया मैंने, और देन मैं यहां पे क्या लिखता हूं? यू, ओ यू लिख देता हूं। सोचो मैं ये करता हूं, अगर मैंने यहां पे ओ लिखा तो एल के बाद ओ आ रहा है, ओ से और यू के बीच में। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, तो 15 के बाद 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20, 20 हो गए। अगर 20 हो गए तो ये मेरा ओ आ गया और ये मेरा यू आ गया। तो मेरा 4 और 7 के बीच में 5 लेटर का गैप आ गया। 4 और 7 के बीच में 5 लेटर का गैप आ गया, यहां पे ये और यहां पे ये। और 4 और 5 के बीच में 1 लेटर का गैप आना चाहिए। तो 4 और 5 के बीच में ओ के बाद पी और देन क्यू, है ना। और इसके बाद और क्या है? थर्ड रैक और सिक्स रैक मेरा सेट है यहां पे। अब एल और एस, इसमें एल एस में कोई दिक्कत थोड़ा है?
ठीक है, 6 लेटर आ गए। और कोई बताओ? LOQS, ठीक है। 5 लेटर आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द बुक दैट आर केप्ट ऑन रैक नंबर 4 एंड रैक नंबर 7। अब बताओ, और बताओ दोबारा, क्योंकि इसमें अभी भी एक इश्यू है, वो हम लेंगे। देखो क्या इश्यू है। इसने हमसे बोला देयर आर 7 लेटर। हमने यहां पे 6 लिए हैं, हमने यहां पे 6 लिख दिया था ना। मेरा ध्यान गया, और अभी कमेंट सेक्शन पे भी मेरा ध्यान गया, और जब मेरा ध्यान गया कमेंट सेक्शन में भी, तो बोला गया था कि सर थर्ड रैक का जो है, थर्ड रैक और 6th रैक के बीच में 7 आएंगे, 6 नहीं आएंगे, 7 आएंगे। तो शायद वो 6 पढ़ के मैंने 6 लिख दिया यहां पे, यानी यहां पे 7 चाहिए। अब 7 चाहिए तो आंसर फिर बदलेगा, तो एक एक किसका लो आगे, एक एक आगे किसका लो, यानी एस की जगह यहां पे टी लिख लो। क्या फर्क पड़ रहा है? टी लिख लिया, तो इसका मतलब है सबको एक एक किसका लो, एक एक किसका लो, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, यहां 7 चाहिए, तो यहां पे टी लूंगा, तो यहां पे यू के बाद वी लूंगा, यहां पे पी ले लूंगा, अभी हो लिया था, पी ले लूंगा, और क्यू देन आर ले लूंगा। क्वेश्चन सॉल्व। और बोलो, मतलब ज्यादा लोड नहीं है, ज्यादा लोड नहीं है। एंड नाउ यू कैन सी द कंप्लीट, यहां पे 7 है, बस वो 6 पढ़ के ना मैंने 6 लिख दिया गलती से यहां पे। बोलो है कि नहीं है? Here is the आंसर, सिंगल पॉसिबिलिटी में जाएगा, और यहां पे एस 7 का गैप है। चेक करो, क्या कोई आ रहा है? क्या कोई ऐसा कॉन्जिक्यूटिव लेटर आ रहा है? कोई कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहा। मजा आया कि नहीं आया? एक बच्चे ने आज है ना, मुझे समझ में नहीं आया कि कॉम्प्लीमेंट था कि डर रहा था, वो क्या था पता है? वो उनसे क्या बोलता है, सर आपके प्री के पजल भी ऐसा लगता है जैसे मेंस की पजल कर रहा हूं। वो जनरली मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था, आज उसने मुझे कॉल करके बोला सर जनरली आपका जब प्री का पजल कर रहा होता ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है मेंस का पजल कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ये बेइज्जती कर रहे हो कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सर बड़ा मजा आता है। फिर ये और बोल रहा है बड़ा मजा आता है। फिर मुझे लगा बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो खुश है, को मजा आ रहा है कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अच्छे लेवल कर रहा है, ताकि प्री में भी जब करेगा ना एग्जाम में तो मजा आ जाएगा उसको। ये पहला सेट खत्म। चलिए अब आपका सेट नंबर 2 पे चलते हैं अपन। रेडी फॉर सेट नंबर 2, पजल नंबर 2। यार देखो, आए हो तो लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके साथ से ही ना एक छोटा चैनल बड़ा चैनल होगा। ठीक है, चलो ले लूं, चलो ले लेता हूं। हाँ जी तो आओ यहां पे, 3 मिनट लेते हैं अपन फिर से। ये पोस्ट वाला पजल है, जिसमें कर्नल ब्रिगेडियर होते हैं ना, वैसा वाला पोस्ट वाला पजल है। सॉल्व करो, सब दिख रहा है ना? अब कुछ नहीं कट रहा है। अरे वाह सौरभ, बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छा लगा।
2 मिनट तो हो गई। संतोष प्रसाद डन डन डन। चलो देखो, इस क्वेश्चन में ना एक छोटी चीज है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है ना। नहीं तो क्या होता, जनरली बच्चा रैंक वाइज पजल करने के बाद जो गलती करेगा ना, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो गलती कहां कर रहा होगा। समझ रहे हो? देखो बताता हूं। 7 लोग है ना यहाँ पे, एक रेजिमेंट के अंदर ये पोस्टेड है डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन के अंदर, और उनकी जो डेजिग्नेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में है। एंड रैंक्स आर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, सूबेदार एंड कैडेट, वेयर कैडेट इज द लोअर मोस्ट रैंक। लोअर मोस्ट रैंक तो उसने बोल दी कैडेट है, पर क्या रैंक को आप यहां पे बेस बना सकते हो? आप क्या आप रैंक को बेस बना सकते हो? नहीं, क्योंकि यहां पे ना रैंक के अंदर एक चीज जो मिसिंग है, जो नहीं दी है, और जिसकी वजह से अपन रैंक हमेशा बेस बना के चलते हैं, वो है रेस्पेक्टिवली। क्या? रेस्पेक्टिवली टर्म नहीं दिया। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में दिया जा रहा है उसी ऑर्डर में, समझ नहीं, जिस ऑर्डर में दिया गया उस रो में। तो यहां पे वो रेस्पेक्टिवली टर्म मिसिंग है, और जब तक वो टर्म नहीं होगा ना, आप इन रैंक को, इन पोस्ट को, इनके डेजिग्नेशन को इसी ऑर्डर पे मत लिख देना, वरना वहीं पे कलेश हो जाएगा आपके पजल को, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, और यहां पे आपको एक सीखने वाला पॉइंट है, ठीक है। बाकी सब एक रो में बैठे हुए हैं और फेसिंग सबकी नॉर्थ है, और यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो टी से स्टार्ट करेंगे, एक रो ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये रो आ गई, बंदे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बंदे 7 है। गाइस थोड़ा शेयर कर देना ग्रुप के अंदर जाकर, एक बार सबकी आत्मा को जगा के आ जाओ। अरे भैया उठ जाओ, शाम हो गई, है ना। अब देखो, टी वॉज सीटेड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। टी जो है वो एंड से तीसरे नंबर पे आएगा, किसी भी एंड से हो सकता है, इट कैन बी लेफ्ट एंड, इट कैन बी राइट एंड। तो आप टी को दोनों तरफ से ले लो, टी यहां पे भी ले लो, टी यहां पे भी ले लो, एक में काम हो जाएगा। तो टी वॉज सीटेड थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड एंड ओनली वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन टी एंड सूबेदार। अब टी सूबेदार की ना कई केसेस बनेंगे, सूबेदार इधर भी है, सूबेदार इधर भी है, सूबेदार इधर भी है, सूबेदार इधर भी है। तो आप केस मत बनाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो टी के बीच में और सूबेदार के बीच में एक आएगा। आगे देखो, तो कह रहा है कि 4 पीपल वर सीटेड बिटवीन जी एंड सूबेदार। जी सूबेदार के बीच में 4 आएंगे, तो जी और सूबेदार के बीच में 4 आएंगे। तो ये जी और सूबेदार आ गए, इसके बीच में 4 आएंगे, इसके बीच में 1 आएगा, ठीक है। आगे देखो, द कैप्टन वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कैप्टन आएगा, कैप्टन आ जाएगा, ठीक है। सोचो जरा, अगर मेरा टी यहां पे, सूबेदार यहां पे, सूबेदार यहां पे, तो 1 2 3 4 जी यहां पे और जी यहां पे, तो इमीडिएट में कैप्टन आ सकता है। टी यहां पे, और अगर मैंने कहा कि टी यहां पे है तो सूबेदार यहां पे, सूबेदार यहां पे, तो 4 लोग बिठाओ, 1 2 3 4, इधर भी नहीं उधर भी नहीं है, इसका मतलब है कंफर्म है कि सूबेदार इधर तो आएगा ही नहीं, कंफर्म में नहीं आएगा। अब आपका सूबेदार यहां पे आ गया, ये सूबेदार आ गया, हाँ। 4 लोग छोड़ दो, 1 2 3 4, यहां पे आपने जी लिखा और देन आगे कैप्टन आ गया, ये आपका कैप्टन आ गया। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? इसका मतलब सूबेदार कॉर्नर पे है, तो दूसरे में भी सूबेदार कॉर्नर पे आएगा, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप सूबेदार यहां लिख दो, सूबेदार यहां पे, तो 1 2 3 4 और जी यहां पे, और जी यहां पे, तो जी के इमेज में कैप्टन, ये कैप्टन यहां पे। केवल कुछ ही सेकंड में आप तुरंत भाप जाओ कि ये चीज यहां पे ऐसे प्लेस होगी, राइट। डन।
तो टी और सुबेदार, टी सुबेदार, सुबेदार जी, जी के राइट में कैप्टन, इमीडिएट में कैप्टन आ गया, फिनिश हो गया ये इतना आपका डेटा यहां तक फिनिश हो चुका है, राइट। अब आओ नीचे वाली कंडीशन पे, एल हु इज द कर्नल वाज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल कर्नल है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल आएगा जो कि क्या है, कर्नल है, ठीक है। एल हु इज द कर्नल सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ के, और के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, एल है, के राइट में सेकंड नंबर पे एल है। अब जरा इस डेटा को प्लेस करके देखो कि भाई के राइट में सेकंड नंबर पे भी आना चाहिए एल, और पी के इमीडिएट लेफ्ट में भी कौन आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो देखो जरा, के राइट में सेकंड नंबर पे एल, यहां पे आता है एल, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट आ सकता है, के राइट में नहीं आ सकता, के राइट में सेकंड नंबर पे एल और पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल आ सकता है, तो यानी दो केस हो गए। इधर आओ, अगर मैं देखूं के राइट में सेकंड नंबर पे एल नहीं आ सकता, के राइट में सेकंड नंबर पे एल, राइट, और पी के इमीडिएट लेफ्ट, के राइट में हो नहीं सकता, के राइट में सेकंड नंबर पे एल और पी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है के यहां पे होगा तो के राइट में सेकंड नंबर पे एल आएगा और पी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा, और एल इज अ कर्नल, ये हो गया कर्नल, राइट। के राइट में सेकंड नंबर पे एल और पी के इमीडिएट लेफ्ट में, लेकिन एल यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि एल तो कर्नल है, तो ये कंडीशन भी खत्म। के राइट में सेकंड नंबर पे एल है ना, एल इज अ कर्नल और एल इज अ कर्नल, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में कर्नल, सेट हो गया ये लाइन, बिल्कुल क्लियर है। बोल बोल के बस प्लेस करते जाओ, यही आता जाएगा तुम्हारे। तो ये दोनों सेट है, ये दोनों सेट हो गए दोनों सेट। यहां तक कोई दिक्कत, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। फिर आओ, U was seated to the right of S, S के राइट में U है, U was seated to the right of S, तो S के राइट में U है, तो U was seated to the right of S but not at the end, but का मतलब है ये जो पर्सन है ये एंड पे नहीं आएगा, मतलब S के राइट में U तो आएगा एंड पे नहीं आएगा। अब जरा S के राइट में U देखो, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, तो S के राइट में U आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। अब S यहां पे आएगा तो U यहां पे तो आ ही नहीं सकता, यानी U यहां पे आएगा, पर U तो एंड पे आ ही नहीं सकता। सोचो जरा, U एंड पे तो आ ही नहीं सकता, एंड आ ही नहीं सकता, तो दिस केस हैज टू बी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, राइट, यानी ये आपका केस बच गया। तो S के राइट में U आ गया और U एंड पे नहीं आया। अब बचा हुआ केस लिख लेते हैं। फिर कह रहा है कि T इज जूनियर टू U, T जूनियर है, T जूनियर है यानी U सीनियर है। अगर ये U कैप्टन है तो भाई कैप्टन के बाद क्या बच रहा है, सबसे जूनियर कैडेट में है, कैडेट है अपने पास, सूबेदार हो चुका है, तो हमसे कह रहा है T इज जूनियर टू U, यानी U इज सीनियर टू T एंड S इज सीनियर टू G, S सीनियर है किससे, G से, S सीनियर है G से, बट जूनियर टू K, S सीनियर G से पर जूनियर है K से, K S G और देन UT। अब K S G देन U और देन T। अब सोचो, U अपने पास कैप्टन है, तो कैप्टन के बाद क्या बचेगा, अगर सूबेदार हो चुका है तो कैडेट ही बचेगा, तो इसको तो डाल दो कैडेट की पोस्ट पे। भाई मेरे पास सूबेदार हो चुका है, कैप्टन के बाद मेरे पास बचेगा क्या, कैप्टन के बाद अगर देखा जाए तो सूबेदार है और देन मेरे पास कैडेट है, तो जब कैप्टन के पास सूबेदार है, मेरे कैप्टन सूबेदार दोनों हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये बचेगा, मैंने ये प्लेस किया। अब मेरे पास तीन पोस्ट है, इसमें के एस और जी आएगा, के आएगा, एस आएगा, जी आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, सीधे ऊपर जाऊंगा, जनरल, ब्रिगेडियर और देन मेजर। तो जनरल इसे कर दूंगा जनरल, ब्रिगेडियर और देन मेजर, ये लो हो गया आपका पजल। नहीं नहीं नहीं, जी और के का काई को होगा इधर और, भाई एक बार बताओ काई को होगा इधर और, यानी कि इसके अंदर हायरार्की मैटर कर रही है, तो हायरार्की आपको दी हुई ऑर्डर में है बट रेस्पेक्टिवली टर्म नहीं लिया, तो हमें वेट करना चाहिए कि भाई कौन सी किधर जाएगी। तो ये इसने बोला ना जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैटर कर गया, हमने प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली देता तो शायद आप इसे बेस बना लेते, है ना, और फिर बेस बना के करते, लेकिन जैसे ही इसने इसका सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया, अब आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो पोजीशन इधर उधर जाएंगी, फिर आप नहीं ले सकते। आसान में आई, यही मैं कहने वाला हूं। प्लेस हो गया, एंड देखो चेक करो कि एस आपका ब्रिगेडियर है, जी आपका मेजर है, और देन चेक कर लो कि क्या यही आ रहा है, यू कैप्टन है, के जनरल है, टी कैडेट है, एल कर्नल है, पी सूबेदार है। समझ में आ गया, डन। चलिए
दूसरा पजल भी आपका फिनिश। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पजल पे, पजल नंबर 3 पे। रेडी? क्लियर है ना? अब डेजिग्नेशन देखो, कंफ्यूजन होगा ना, अभी होना चाहिए। जनवरी के महीने में फुल कंफ्यूजन रखो, कोई लोड नहीं है। फरवरी में भी तुम्हारे फुल कंफ्यूजन है, उन सबको क्लियर करते चलो, लोड नहीं है। कंफ्यूजन है, क्लियर करते चलो, कंफ्यूजन है, क्लियर करते चलो, लोड नहीं है। पर जब एग्जाम का टाइम आए ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। चाहे जो पजल हो, फिर सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये याद रखना। इसीलिए सोच करके ये सीरीज स्टार्ट की है पजल की, कि आपको फायदा मिले। चलो तीसरी पजल है, ये तो उन दोनों के भी माई बाप है ना? दिखने में लग रहा होगा ना मेंस का पजल, पर नहीं है। जब आप करोगे ना, मक्खन की तरह निकल जाएगा, मक्खन की तरह एकदम मजा आएगा। ट्राई करो। ठीक है, देख तो लू, कट तो नहीं रहा ना? कट नहीं रहा है ना कुछ भी? हाँ, अब कुछ नहीं कट रहा है। चलो 3 मिनट है आपके पास, ओके? ट्राई करो। ट्राई करिए। ट्राई करो। परिमल ने डन बोला। चलिए 3 मिनट। देखो आप सोच रहे होंगे सर 3 मिनट इतना बड़ा बड़ा पजल कैसे, किस तरीके से? कोशिश करने पे तो पॉसिबल कर ही पाएंगे। 3 नहीं तो 4 में कर देंगे, पर एग्जाम में अगर 3 से 4 में करते तो कोई लोड भी नहीं है, क्योंकि अगर एक पजल बड़ा आएगा तो कुछ पजल छोटे भी आएंगे। ऐसा नहीं हर पजल ऐसा आएगा, ऐसा पजल आपको देखने को नहीं मिलेगा प्री के अंदर, मैं आपको बताऊं।
फिर आप सोचे होंगे सर आप ऐसा पजल क्यों करवा रहे हो, तो फिर मैं आपको जवाब ये दूंगा कि भाई प्री से थोड़ा ना तुमको बैंक क्लैरिकल या पीओ बना दिया जाएगा, तो मेंस देना पड़ेगा। मेंस देने के लिए तुम्हें छोटे भी और बड़े भी करने पड़ेंगे। ये तुम्हारे लिए एक तरह से हैबिट है, ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है कि प्री में आएगा तो इससे पहले जैसे आएंगे, अगर मेंस में आएंगे तो भाई थोड़े से क्वेश्चन बड़े होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन की आदत डालनी पड़ेगी। तो प्री जैसे क्वेश्चन से धीरे धीरे टफनेस बढ़ाने के लिए, ताकि जब आप मेंस के क्वेश्चन करो तो आप मेरे से कैसे होगा सर, मेरा तो मेंस ही नहीं होता, ऐसे शब्द आप नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए ये डोज देना बहुत जरूरी है। अब आप समझिएगा जरा, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 8 मोबाइल फोन है जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे गए एक स्टैक में। ये फोन जो है ये रखे कैसे गए हैं, 1 to 8 है, जहां पे 8 को बोला गया है टॉप मोस्ट पोजीशन पे। ये जो डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल फोन है उनके नाम ओप्पो, वीवो, एप्पल, मोटो, लिनोवो, रियलमी, रेडमी एंड सैमसंग है। और इनको इन्वेंटेड करने वाली जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, कंट्रीज के नाम क्या है, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, इजराइल, रशिया एंड क्यूबा एंड इजिप्ट। इन कंट्रीज ने इन मोबाइल फोन को क्या किया है, इन्वेंट किया है। आगे देखो, और इसके बाद यहां से आपका स्टार्ट है, यानी इतना तो केवल इतना कह रहा है कि 8 लोग हैं, 8 मोबाइल फोन है, 8 स्टैक है एक तरह से, और इन्वेंटेड कंट्रीज हैं, राइट। बस यही है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आओ यहां पे, ये लीजिए, ये हो गए 8 स्टैक्स और ब्रांड और देन कंट्रीज, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 टॉप है ना, तो 1, ठीक है, ये हो गया यहां पे। अब आगे समझो, रेणुसा कह रही ओवरडोज हो रहा है, आदत डाल लो। यहां पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम आएंगे लास्ट की 3 लाइन पे, अपने पजल कोड, अपने चीट कोड यूज करो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण थोड़ा सा मेहनत तो करो, खुद तो पुश करो, सब कुछ थोड़ना होगा यार, खुद से कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, ओवरडोज है तो हो, झेलो उस ओवरडोज को, करना यही पड़ेगा तुमको। तो अभी से झेलने की आदत डालो, ट्राई करो, कंफ्यूज हो रहे हो समझो, प्लेस करो, दोबारा पॉसिबिलिटी बनाओ, तीसरी पॉसिबिलिटी बनाओ, चौथी बनाओ, पांचवी बनाओ, छठी बनाओ। भाई कितनी पजल में 6 पॉसिबिलिटी बना लोगे ये बताओ, पहले 2 3 4 होंगी, क्या फर्क पड़ गया, और सीखने को तो मिला, ये भी समझो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 जो है 8 टॉप पे भैया। अब आ गया, तो यहां पे कह रहा था वीवो फोन वाज केप्ट इमीडिएटली अबव द लिनोवो फोन, ठीक है, विच वाज इन्वेंटेड इन क्यूबा। देखो वीवो जो है इमीडिएटली अबव है लिनोवो, तो लिनोवो के ऊपर तुरंत आएगा वीवो, पहली बात। और जो लिनोवो है ना, लिनोवो विच वाज इन्वेंटेड इन क्यूबा, ये क्यूबा में इन्वेंटेड हुआ है, यानी क्यूबा एक कंट्री है जिसने इसे इन्वेंट किया है, और ये इमीडिएट वाली कंडीशन, ठीक है, बस समझ में आ गई। अब आगे देखो, फिर कह रहा है कि 4 phones were kept between the Apple phone and the phone invented in Israel, where the former was kept above the later। अब देखो former का मतलब क्या है, later on the even position, तो former का मतलब पहले वाला, इसका मतलब है एप्पल, और former was kept above है by the later, इसका मतलब है एप्पल ऊपर आएगी, इजराइल नीचे आएगी। तो एप्पल और इजराइल जो कंट्री है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 4 फोन्स हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 फोन्स हैं, और पहले वाला के ऊपर ये आएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये कह रहा है कि एट एन इवन पोजीशन, अब ये इवन पोजीशन पे आएंगे, क्या आएंगे, इवन पोजीशन पे ये आएंगे। अब आपको ये देखना है कि भाई किस जगह पे आप एप्पल को रखोगे और किस जगह पे आप इसको रखोगे, कि एप्पल भी आ जाएगा, इजराइल भी आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इसने जो टर्म यूज किया है उसको भी समझ लो, यहां पे ना बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है कि 4 phones were kept between the Apple phone and the phone invented in Israel। इतना ठीक है, इतना आपने लिख दिया। फिर इसने क्या बोला, where the former, पहले वाला, और पहले किसका नाम था, एप्पल का नाम है, यानी कि एप्पल जो है was kept above the later, तो एप्पल जो है वो लेटर वाले से ऊपर आएगा एट इवन पोजीशन, यानी कि इवन पोजीशन पे। तो एप्पल शुड बी एट इवन पोजीशन, एप्पल कहां पे आएगा, इवन पोजीशन पे आएगा। इवन पोजीशन का मतलब 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 8 भी होता है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता भाई, 1 2 3 4 5, यानी सीधे छठे नंबर पे आ रहा है, तो 2 और 4 की कंडीशन तो खत्म है। अब एप्पल कहां पे आएगा, या तो एप्पल 6 पे आएगा या एप्पल 8 पे आएगा, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। तो एप्पल की कंडीशन ये अपने पास, समझ में आ गई ये लाइन।
क्लियर है? ये समझ में आ गई? ये लाइन समझ में आ गई? बहुत ट्रिकी लाइन है, बच्चा फंस जाता है यहां पे। फिर कह रहा है 3 phones were kept between the Redmi phone and the phone invented in Egypt। अब 3 फोन है रेडमी और इजिप्ट के बीच में, रेडमी और इजिप्ट के बीच में 3 फोन है। वे रेडमी फोन वाज कैप्ट अबव द फोन इन्वेंटेड इन यूएसए। और रेडमी जो फोन है, देखो पहले तो कह रहा है 3 फोन इनके बीच में, और रेडमी वाला जो फोन है वो अबव है, किसके अबव है? यूएसए वाले के। तो रेडमी वाला यूएसए के अबव है, यूएसए के अबव है, केवल अबव है, इवन वाला कोई सीन नहीं है। फिर कह रहा है कि रियलमी फोन वाज कैप्ट अबव द सैमसंग फोन। रियलमी सैमसंग के ऊपर है, रियलमी सैमसंग के अबव है। तो रियलमी फोन वाज कैप्ट अबव द सैमसंग फोन एंड अबव द फोन मेड इन रशिया। अब आप देखो कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो रियलमी का फोन आएगा, ये रियलमी का फोन किसने बनाया? रशिया ने बनाया, राइट। अब देखो, लेकिन सुनो अब ये सोच रहे होंगे, पर ये सोचते तो सर रियलमी वाला अगर रशिया होता तो फिर अबव वाला टर्म क्यों आता, फॉर्म वाला टर्म क्यों नहीं? दोबारा देखो, द रियलमी फोन वॉज केप्ट अबव द फोन, अबव द सैमसंग फोन। हमने कहा सैमसंग से ऊपर तो रियलमी आ जाएगा, जहां पे भी सैमसंग है उससे ऊपर रियलमी आएगा। एंड अबव द फोन मेड इन रशिया, अबव द फोन मेड इन रशिया। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो रियलमी है ना, अबव है, किसके अबव है? रशिया वाले के अबव है। अगर ये फॉर्मर और लेटर वाला होता तो वहां पे अबव की जगह फॉर्मर होता। समझ में आई बात? इसका मतलब है ये केस अलग है। और एक और बात है यहां पे, और वो बात क्या है कि रियलमी जो आएगा वो रशिया के ऊपर आएगा, रशिया के ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई? रियलमी वाला जो फोन आएगा वो रशिया के ऊपर आएगा, ठीक है। आगे देखो, द मोटो फोन वाज केप्ट एट सेकंड पोजीशन। मोटो सेकंड नंबर पे आएगा, मोटो सेकंड पे आएगा। एंड ओप्पो फोन वाज मेड इन चाइना। ओप्पो चाइना है, ओप्पो वाज मेड इन चाइना, ठीक है। एंड वाज केप्ट इमीडिएटली अबव द फोन इन्वेंटेड इन जापान। और जापान के तुरंत ऊपर है, जापान के तुरंत ऊपर है, इमीडिएटली अबव है, ये इमीडिएटली अबव है। द फोन इन्वेंटेड इन यूएसए वाज केप्ट एट 6th पोजीशन। यूएसए में 6th पोजीशन पे वाला फोन आएगा, है ना। इतना है भाई, इतना है। अब बताओ, इतना समझ में आ गया? अब यहां पे आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इतना हमने डिटेल में देख लिया। डिटेल में देखने के बाद सबसे पहले आप इसको प्लेस कर दो। इजराइल प्लेस करोगे तो हमें चाहिए 6 और 8 पे एप्पल। पहली कंडीशन 6 पे एप्पल, एप्पल आया, और 4 छोड़ के इजराइल, 1 2 3 4, यानी इजराइल नंबर 1 पे, ठीक है। अगर एप्पल 8 पे होता तो 1 2 3 4 इजराइल नंबर 3 पे होता, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक। तो अब देखो, ये कह रहा है कि यूएसए से ऊपर आएगा रेडमी, यूएसए से ऊपर रेडमी आएगा, और रेडमी और इजिप्ट के बीच में 3 आएंगे, है ना। यूएसए से ऊपर रेडमी है और रेडमी इजिप्ट के बीच में 3 है। अगर रेडमी ये हुआ तो 1 2 3 इजिप्ट यहां आएगा। अगर रेडमी ये हुआ तो 1 2 3 इजिप्ट ये आएगा, यानी रेडमी ये भी हो सकता है, रेडमी ये भी हो सकता है। तो रेडमी के दोनों केस हैं, ये दोनों की दोनों वर्डिंग रियलमी की है। अगर रियलमी के तो रियलमी रशिया के ऊपर भी आएगा और सैमसंग के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर आएगा रियलमी। इसका मतलब है कंडीशन ऐसी हो सकती है, जस्ट अ मिनट, कंडीशन ऐसे हो सकती है कि रियलमी, है ना, एक रशिया भी आएगा मेरे पास, है ना, और एक सैमसंग भी आएगा मेरे पास, ठीक है। इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी यहां पे होगा। सैमसंग भी हो सकता है और देन रशिया भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं ये देखूं, ये 2 तो मेरे पास होंगे, कोई एक रशिया होगा, कोई एक सैमसंग होगा। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि मेरे को ये तो कंफर्म है कि मेरा यहाँ पे मोटो आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूं तो यहाँ पे रशिया करके, यहाँ पे सैमसंग करके, यहाँ पे क्या कर सकता हूं, इसको प्लेस कर सकता हूं, रियलमी को 1 2 3। क्योंकि इसको प्लेस यहां पे इसलिए करेंगे क्योंकि अपन को ये भी देखना है कि रेडमी और इजिप्ट आएगा। रेडमी ये तो 1 2 3 इजिप्ट, यहां पे तो नहीं हो सकता। या फिर यहां पे अगर मैं रियलमी करूं तो रियलमी को इजिप्ट कर सकता हूं। दूसरा, अगर मैंने यहां पे किया रेडमी 1 2 3 तो मैं इजिप्ट यहां कर सकता हूं, लेकिन इसके बीच में तो नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि मेरे को तीनों एक साथ मिल रहे हैं। अब ये मेरे को एक साथ मिल रहे हैं, राइट। ये बात समझ में आई कि मुझे ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पे
और फिर जापान है, उसको बाद में लेते हैं, पहले इसको देखो। तो अगर मैंने रेडमी प्लेस किया तो रेडमी इज हियर, रेडमी, राइट, रेडमी यहां पे प्लेस किया तो रेडमी के नीचे रशिया, तो कंट्री तो यहां आएगी क्योंकि कंट्री तो यहां पे आ नहीं सकती, और सैमसंग यहां आएगा, सैमसंग यहां आएगा। इसके आने से हमें इजिप्ट मिलेगा। कैसे? अगर मैंने यहां पे किसको रखा, मैंने यहां पे रख दिया अपने यूएसए से ऊपर रेडमी, अच्छा सॉरी यूएसए से ऊपर रेडमी आएगा ना, यहां पे ये नहीं आएगा, रियलमी की बात हो रही थी, ये रियलमी आएगा। तो रियलमी और रेडमी बड़ा कंफ्यूजन होता है। रेडमी, अब रेडमी अगर यहां है तो 1 2 3 इजिप्ट यहां, रेडमी अगर यहां है तो 1 2 3 इजिप्ट यहां, अभी भी इजिप्ट दोनों जगह पे है, अभी भी इजिप्ट दोनों जगह पे है। और देखते हैं, इसको और इसको हटाते हैं, रेडमी इजिप्ट छोड़ा है, ये हटाते हैं, लिनोवो के ऊपर वीवो, ये दो कंपनियां एक साथ है। मुझे बताओ दोनों कंपनी एक साथ कहां कहां आ सकती है? इधर तो आ नहीं सकती, इसको प्लेस कर दो, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइन। लिनोवो के ऊपर वीवो है तो दो मोबाइल कंपनी एक साथ है ना, भाई यहां पे वीवो प्लेस करो, ये वीवो रखो और ये लिनोवो रख दो। इजिप्ट से मतलब ही नहीं है मेरे को, इजिप्ट से मतलब ही नहीं है। तो ये आ गया वीवो, ये आ गया लिनोवो, लिनोवो आ गया तो क्यूबा आ गया, ये देखो क्यूबा आ गया, और क्यूबा आ गया तो इजिप्ट वाला क्लियर हो गया। अब रेडमी और इजिप्ट को प्लेस कर दो और रेडमी को यूएसए के ऊपर, तो यहां पे रेडमी प्लेस करोगे 1 2 3 और यहां पे आप इजिप्ट प्लेस कर दोगे, आया ना, प्लेस हो गया। तो ये देखो यहां पे ये भी खत्म और ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब आपको क्या बोल रहा है, जापान के ऊपर ओप्पो चाइना, तो जापान यहीं पे प्लेस करोगे और देन ओप्पो और देन चाइना, इसको प्लेस कर दिया। क्या बच रहा है? केवल एक कंट्री बच रहा है, इंडिया, इंडिया है, राइट, और यहां पे अभी तक इंडिया का नाम नहीं है, एंड इंडिया इज हियर, एंड देखो ये क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो केवल दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। उस लाइन से बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, और जिसने थोड़ा सा तसल्ली से जल्दीबाजी में पढ़ने का तो दोबारा रीचेक कर लिया, वो क्वेश्चन क्रैक कर लेगा। एक लाइन तो यहां है, ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन ये है। ये दो लाइन केवल ट्रिकी है, जिसने इन दोनों लाइन पे फोकस किया ना वो इस पजल को आराम से निपटा देगा। उसके लिए नॉर्मल पजल है कि 2 वेरिएबल पजल करनी है, सर 2 वेरिएबल पजल मैं कर लूंगा। और जिसने दोनों लाइन जल्दीबाजी में पढ़ ली, कंफ्यूज हो गया, देन उसके लिए फिर नहीं होगा ये, फिर वो फंस जाएगा इस पजल में। यहां तक बताओ। रेनू का कह रही कि रेनू आधा हो गया था, दैट्स गुड। पजल समझ में आया सबको? तो एक लाइक तो बनता है आपका। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया और समझ में आ रही है क्लास, तो आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलिएगा, अच्छा लगेगा, ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें लाइव हमें, राइट। सबको समझ में आया? कैसा लगा पजल? अच्छा था पजल? समझ में आया पजल सबको? हाँ जी, लास्ट लाइन का मतलब ये था, समझो, मैं दोबारा बताता हूं इस लास्ट लाइन को। इसने क्या बोला, मैं दोबारा लास्ट लाइन समझाता हूं ताकि तुम्हारे को आगे कभी फंस नहीं पाओ। 4 phones were kept between Apple phone and the phone invented in Israel। पहले तो इतना पढ़ लो। तो हमने कहा कि ठीक है, एप्पल और इजराइल के बीच में 4 फोन है ना, जहां पे फॉर्मर, तो फॉर्मर का मतलब है एप्पल, फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले आ रहा है, जिसका नाम पहले लिया गया है वो। तो फॉर्मर का मतलब एप्पल वाज कैप्ट अबव द लेटर, लेटर मतलब इजराइल, क्योंकि पहले नाम एप्पल का लिया है, बाद में नाम इजराइल का लिया है। तो जो एप्पल और इजराइल वाली लाइन है, ये एप्पल 1 2 3 और इजराइल वाली लाइन है, तो फॉर्मर इसके लिए यूज किया गया है, दिस इज द वर्ड फॉर्मर यहां यूज किया गया है, एंड लेटर यहां यूज किया है। और फिर कनेक्टिंग वेरिएबल क्या है? कनेक्टिंग वेरिएबल है एट एन इवन पोजीशन। फॉर्मर वाज कैप्ट लेटर एट इवन पोजीशन, इसका मतलब है पूरा फ्लो में पढ़ोगे तो फॉर्मर वाला लेटर वाले से अबव आएगा और इवन पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये 2 4 6 8 जो 4 नंबर हैं आपके इवन के, उनमें से एक होगा। तो 2 और 4 तो वैसे भी नहीं हो सकता था, 6 8 बचे। बात समझ में आ गई? दैट्स द मीनिंग ऑफ द लाइन। ये है, एक तो ये ट्रिकी था, है ना। इनिशियल में देखो मैंने दोनों को इवन पे रखा था, जब मैंने उसको वापस से देखा तो उस लाइन का मतलब समझा कि ये उसके लिए कह रहा है, इसके रेफरेंस में कि ये इवन पे आएगा। दैट्स द मीनिंग। यही हमें समझना है जब हम पजल कर रहे हो दोस्तों, नहीं तो जनरली हम पजल में अटक जाएंगे।
एट किसके लिए था? अरे भैया ये जो एट एन इवन पोजीशन है ना, ये फॉर्मर के लिए दिया गया है। इसको पढ़ो, लेटर के बाद, लेटर एट इवन पोजीशन, मतलब फॉर्मर वाला जो है वो लेटर से पहले आएगा और इवन पोजीशन पे आएगा। एट एन इवन पोजीशन मींस उसके लिए इवन पोजीशन पे बोला गया है। ठीक है, होप सो मजा आया आप लोगों को। चौथा पजल तो लेने का टाइम ही नहीं मिल पाया यार, ने 3 पजल इतने बढ़िया हो गए। अरे 9 बजे क्लास होगी, 10 बजे क्लास होगी, 9 PM पे क्लास है, 10:05 पे क्लास है, राइट, डू नॉट वरी, क्लास है टुडे। ये प्लस की क्लास है, टुडे प्लस पे क्लास है, नो वरी। हाँ जी, समझ में आया? ये अपन बाद में लेंगे। ये देखो, ये तीनों अपने लिंक है क्लास के, तो जरूर से जरूर जब भी आपके पास PDF हाथ में आए तो एक बार चेक जरूर कर लेना। जिनके पास 3 है वो 2 चेक करना, 2 वाले 1 चेक कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस एक लाइन में मिल जाए। मैं इस PDF के अंदर जो भी PDF बनती जाएगी उसमें लिंक डालता जाऊंगा, सो दैट जिस दिन भी PDF हाथ में और आपसे नहीं हो रहा हो पजल, आज से 1 महीने बाद किसी बच्चे के हाथ में गए तो एटलीस्ट लिंक पे क्लिक करके तो पहुंचोगे। ठीक है सर, कल का होमवर्क कमेंट कर दिया था, मैंने भी कर दिया था आंसर, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, सो अपनी फ्री क्लास वैसे 3 बजे, मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस आपको देखनी है फ्री में। इस बार बना दूं सर, आप बोलो तो। हाँ हाँ, नहीं यार, रहने दो रोहित यार, बच्चे डर जाएंगे। ये अपना अनलॉक कोड है गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे या फ्री क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, कहां पे? अनअकैडमी ऐप पे, तो आप मेरा कोड यूज करें शिवा, वही अंत है, वही इकाई है जिसके। ठीक है, चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी प्लस के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे इस समय बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अपनी फीमेल ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है और अपने मोबाइल से इसको आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद आपके पास इस तरह का एक विंडो होता है जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कितने टाइम के लिए आपको परचेस करना है, और देन आप इनमें से एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करके यहाँ जो रेफरल कोड का ऑप्शन होता है, यहाँ आपको S1 लाइव डालना है और इसको अप्लाई करना है। इससे आप देख सकते हैं 10% डिस्काउंट आपको फी में मिल जाता है। और देन उसके बाद आप पे करेंगे तो 10% तो आपको कोड से मिल जाएगा ऑफ, है ना, और 10% आपको इस कॉइन से मिल जाएगा, जो कि कॉइन आप फ्री क्लासेस को देखने के बाद अपने अर्न करते हैं। तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली आपको 20% का ऑफ मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी अप टू 10% आपको देता है और 10% कॉइन से कोड से मिल जाएगा। और उसके बाद आप ये कोड यहाँ पे अप्लाई करके आपकी फाइनल फी को चेक करेंगे, कोड भी चेक करेंगे कि भाई कोड से लगा है कि नहीं लगा है, S1 लाइव। ठीक है, और देन उसके बाद आप पे कर सकते हैं। सो हमारे चैनल रैंकर्स प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।